ठीक है, ये ज़्यादा मुनासिब रहेगा। इमरान ने कहा। उसने जेब से कार्डलेस फ़ोन निकाल लिया जो उसे ऊपर एक कमरे से मिला और वो उसे जेब में डालकर साथ ले आया। उसके हाथ में फ़ोन बीच देखकर कैथी और शाहवाल ने होन बींच लिए, जैसे उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इमरान के पास फ़ोन होगा। इमरान ने बटन प्रेस करके फ़ोन ऑन कर दिया। मैं तुम्हें नंबर बताती हूँ, कैथी ने कहा। मुझे आपका नंबर मालूम है, इमरान ने कहा। तो कैथी और शाहवाल चौंक पड़े और एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे वो उन्हें आंखों ही आंखों में पूछ रहे हों कि अब क्या करें। इमरान नंबर प्रेस करने लगा। नंबर प्रेस करते करते इमरान को कोई ख्याल आया तो उसने बटन प्रेस करके फ़ोन बंद कर दिया। क्या हुआ, फ़ोन क्यों ऑफ कर दिया? शाहवाल ने चौंकते हुए कहा। तुम्हारी चीफ और उसके हेडक्वार्टर के बारे में मालूमात मैं खुद हासिल कर लूँगा। तुम ये बताओ कि जिन फार्मूलों की फ़िल्म तुमने हासिल की थी वो इस वक्त कहाँ पर है? इमरान ने पूछा। वहीं जहाँ उसे होना चाहिए, शाहवाल ने सादा से लहजे में कहा। मैं जानता हूँ कि फार्मूलों की फ़िल्म टॉप फील्ड के एसएसआर में मौजूद है, लेकिन मुझे इसका भी इल्म है कि उन फार्मूलों पर काम विटलास जजीरे की नाइट वॉच लिबार्ट्री में किया जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फार्मूलों की फ़िल्म एसएसआर से निकालकर नाइट वॉच लिबार्ट्री में डॉक्टर नेल्सन को पहुंचा दी गई हो? इमरान ने पूछा। इसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं। हम मिशन मुकम्मल करने के बाद छुट्टियां गुजारने के लिए स्विट्ज़रलैंड गए हुए थे। चीफ को यकीन हो गया कि तुम उनके दाज में आकर वापस पाकिस्तान चले गए हो, तो उसने हमें वापस बुला लिया। जब चीफ ने हमें सारी तफसील बताई तो कैथी को शक हुआ कि तुम इतनी आसानी से किसी दाज में आने वाले इंसान नहीं। इसलिए उसने चीफ से पहले ही कह दिया कि तुम चीफ को दाज देने के लिए रास्ते में ही कहीं ड्रॉप हो जाओगे, और यही हुआ। तुम्हारे पीछे ग्रुप को लगाया गया, लेकिन हम जानते थे कि तुम और तुम्हारे साथ इस ग्रुप की बस की बात नहीं, इसलिए हमें खुद तुम्हारे खिलाफ मैदान में आना पड़ा। और हमारा यही प्रोग्राम था कि जब तुम्हें काबू करते और उसी वक्त हलाक कर देते। अगर मैं वाकई कैथी की बात मान लेता तो ये सब ना हो रहा होता जो अब हो रहा है, शाहवाल ने मुसलसल बोलते हुए कहा। तो ये तय है कि तुम दोनों मुझे कुछ बताने के मूड में नहीं हो, इमरान ने उसे घूरते हुए कहा। जब हमें कुछ मालूम ही नहीं तो फिर हम तुम्हें क्या बता सकते हैं? कैथी ने मुंह बनाकर कहा कि जूलिया इन दोनों को गोलियां मार दो, इमरान ने इस पार्ट लहजे में कहा और मुड़कर तेज से चलता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसकी बात सुनकर शाहवाल और कैथी चौंक पड़े। से पहले कि वो कुछ कहते, जूलिया की मशीन पिस्टल से होने वाली तड़तड़ाहट की आवाज़ों के साथ उन दोनों की चीखों से कमरा गूंज उठा। चंद लम्हे तड़पने के बाद वो दोनों साकत हो गए। आप अपने ऑफिस में मौजूद था कि फ़ोन की घंटी बज उठी तो वो चौंक पड़ा और उसने हाथ बढ़ाकर फ़ोन का रिसीवर उठा लिया। आप बोल रहा हूँ, उसने अपने मखसूस लहजे में कहा। शाहवाल बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से शाहवाल की आवाज़ सुनाई दी। हाँ, क्या रिपोर्ट है? आपने पूछा। हमने इमरान और उसके साथियों को हलाक कर दिया है चीफ। क्या? क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे हाथों हलाक होने वाले इमरान और उसके साथी ही हैं? तुमने उनकी लाशें अपनी आंखों से देखी हैं? आपने यकीन ना आने वाले लहजे में कहा। यस चीफ, मैंने तस्दीक के बाद उन्हें अपने हाथों से हलाक किया है। तफसील बताओ, कैसे हुआ ये सब? हाँ, आपने उसी अंदाज में कहा तो शाहवाल ने क्लास्टर से मार्टी से मिलने वाली रिपोर्ट और फिर इमरान और उसके साथियों के एक टीम मेकअप में वेलिंगटन पहुंचने और उनकी एल्कम डे से निगरानी तक के तमाम वाक़यात बता दिए। फिर वो चीफ को बताने लगा कि किस तरह उसने एल्कम डेज के जरिए सार्टर से उनकी निगरानी कराई थी और सार्टर ने उन्हें रिहाइश गाह में गैस कैप्सूल फायर करके बेहोश कर दिया था। उसके बाद सार्टर उसके हुक्म पर उन्हें बेहोशी की हालत में उठाकर ईशल के पास टाप हाउस ले गया। ईशल ने उन्हें बेहोशी की हालत में टाप हाउस के तहखाने में ड्रार्स वाली कुर्सियों पर जकड़ दिया और मेरे हुक्म पर उसने उन्हें तवील बेहोशी के ना सिर्फ इंजेक्शन लगा दिए बल्कि मेकअप वाशर से उनके मेकअप भी साफ़ कर दिए। उसके बाद मैं और कैथी टाप हाउस पहुंच गए और फिर हम दोनों ने उन्हें बेहोशी की हालत में ही गोलियों से छलनी कर दिया। कैथी का कहना था कि उन्हें होश में लाए बगैर गोलियां मार दी जाएं, और वरना होश में आने के बाद ये जादुई अंदाज में सिचुएशन अपने हक में बदल लेते हैं, शाहवाल ने कहा। और तुमने कैथी की बात मान ली थी? आपने हैरत भरे लहजे में कहा। यस स्टीव, कैथी की बात सुनकर मेरी अना को ठेस तो ज़रूर पहुंची, लेकिन मैं इमरान और उसके साथियों की सलाहियतों के बारे में जानता था। अगर वाकई उन्हें एक भी मौका मिल गया तो वो हालात पलटने में एक लम्हे की भी देर नहीं लगाएंगे। इसलिए मैंने और कैथी ने उन्हें जाते ही गोलियों से भून दिया। शाहबाल की आवाज़ सुनाई दी। गुरशो, ये सुनकर खुशी हुई कि तुमने इस बार जज्बात से काम नहीं लिया, वरना तुम अब मुझसे बात ना कर रहे होते। हाँ, आपने कहा। यह स्टीव, शाहबाल की आवाज़ सुनाई दी। तुम कह तो रहे हो कि तुमने इमरान और उसके साथियों को हलाक कर दिया है, लेकिन ना जाने क्या बात है कि मुझे अभी तक इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि वो सब हलाक हो चुके हैं। हाँ, आपने कहा। मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया है चीफ कि आपको अपनी आंखों से इनकी लाशें देख लेनी चाहिए। मैंने उनके मेकअप भी वॉश करा दिए थे। मुझसे और कैथी से ज़्यादा उनके बारे में आप जानते हैं। उनकी लाशें देखकर आप इस बात का हतमी फ़ैसला कर सकते हैं कि ये इमरान और उसके साथी हैं या नहीं। हाँ, कितने अफराद हैं? हाँ, आपने हंकारा भरा। मैं इमरान समेत 6 अफराद हैं, जिनमें 2 लड़कियां भी हैं और उनमें एक लड़की स्विस नज़ाद है। शाहवाल ने कहा। स्विस नज़ाद? हाँ, उनके साथ एक लड़की काम करती है जिसका नाम जूलियाना फिट्ज़वाटर है। अगर तुम ये अगर तो ये वही है तो फिर वाकई ये वही लोग हैं, क्योंकि जूलियाना फिट्ज़वाटर हमेशा इमरान के साथ होती है। हाँ, आपने कहा। तो क्या अब आपको इसका बात का यकीन आ गया कि हमने इमरान और उसके साथियों को ही हलाक किया है?
शाहवाल की मुसरत भरी आवाज़ सुनाई दी। हाँ, लेकिन एक बार भी खुद उनकी लाशें देखना चाहता हूँ, खास तौर पर इमरान की लाश। हाँ, आपने चंद लम्हे तोक़ुफ़ के बाद कहा। यसीफ साहब जैसी चाहे तसल्ली कर ले, शाहवाल ने कहा। किधर हैं उनकी लाशें? टाप हाउस में है चीफ, तहखाने में, शाहवाल ने कहा। कैथी भी तुम्हारे साथ है? यस चीफ, ये बात करें। हेलो चीफ, कैथी बोल रही हूँ। दूसरे लम्हे कैथी की आवाज़ सुनाई दी। कैथी, क्या तुम्हें भी शाहवाल की तरह यकीन है कि जिन अफराद को तुमने हलाक किया वो इमरान और उसके साथी ही हैं? हाँ, आपने पूछा। यस चीफ, मैं कन्फर्म हूँ ये इमरान और उसके साथी हैं, कैथी ने यकीन भरे लहजे में कहा। ठीक है, शाहबाल से बात कराओ, आपने करख्त लहजे में कहा। ये स्टीव, दूसरे लम्हे शाहबाल की आवाज़ सुनाई दी। तुम उनकी लाशें लेकर हेडक्वार्टर आ जाओ, तस्दीक के बाद हम उनकी लाशें यहीं बद की भट्टी में डालकर जला देंगे। हाँ, आपने कहा। ये स्टीव, लेकिन मुझे उनकी लाशें हेडक्वार्टर लाने में कुछ वक्त लगेगा। शाहबाल ने कहा। क्यों, वक्त क्यों लगेगा? यहाँ मैं कैथी को लेकर अपनी कार में आया था, यहाँ एशल की कार भी मौजूद है, लेकिन उन दोनों कारों में इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं 6 लाशें उनमें डालकर हेडक्वार्टर ला सकूँ। फ्रंट सीट पर तो लाशें नहीं डाली जा सकती, इसलिए मैं अपनी सब हेडक्वार्टर में मार्टू से बात करता हूँ कि वो बंद बॉडी वाली वैन लेकर आ जाए, जिससे जैसे ही वो बंद बॉडी वाली वैन लाएगा तो मैं इमरान और उसके साथियों की लाशें उसमें डालकर आपके पास ले आऊँगा। शाहबाल ने कहा। क्या टाप हाउस में कोई बंद बॉडी वाली वैन मौजूद है? आपने पूछा। नो चीफ, मैं मार्टू से मंगवा लेता हूँ, वो कहीं से उड़ा लाएगा। शाहबाल ने कहा। मार्टू को रहने दो, मैं यहाँ से जेरी को भेज देता हूँ, वो बंद बॉडी वाली वैन लेकर तुम्हारे पास पहुँच जाएगा। तुम उसी वैन में इमरान और उसके साथियों की लाशें रखवा कर ले आना और इस तरह वक्त बच जाएगा। ठीक है चीफ, जैसे आपका हुक्म। ओके, मैं भेज देता हूँ, शाहबाल ने कहा और रिसीवर टेबल पर रख दिया। रिसीवर रखते उसने साइड पर पड़े हुए इंटरकॉम का बटन प्रेस किया। यस सर, जेरी से कहो कि 2 आदमियों के साथ बंद बाड़ी वाली वैन में टाप हाउस जाए, वहाँ शाहवाल और कैथी मौजूद हैं, उन्होंने 6 पाकिस्तानी एजेंटों को हलाक किया है। जेरी और उसके साथी वहाँ जाकर बंद बाड़ी वाली वैन में उन लाशों को डालकर ले आएँ। हाँ, आपने तहकुमाना लहजे में कहा। यस सर, मैं कह देती हूँ। बीए ने कहा तो आपने बटन प्रेस करके एंटर का ऑफ कर दिया। चंद लम्हे वो सोचता रहा, फिर उसने फ़ोन का रिसीवर उठाया और कान से लगाकर चंद बटन प्रेस कर दिए। सास को बोल रहा हूँ। ऑपरेटिंग रूम से रब्ता कायम होते ही मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। हाँ, बोल रहा हूँ। और यस चीफ, हुक्म। शाहबाल और कैथी पाकिस्तानी एजेंटों की लाशें हेडक्वार्टर ला रहे हैं। शाहबाल ने कहा कि उसने उनके मेकअप साफ़ कर दिए थे। तुम हेडक्वार्टर में ब्लू गेम रेस फलाद और जेरी की बंद बाड़ी वाली वैन में आने वाली लाशों को चेकिंग करो। मुझे शक है कि वो लाशें पाकिस्तानी एजेंटों की नहीं। ब्लू कैम के साथ तुम सुपर मास्टर कंप्यूटर से इमरान और उसके साथियों का स्पेशल डाटा चेकर ऑन रखो। अगर वो लाशें इमरान और उनके साथियों की हुई तो डाटा की मदद से पता चल जाएगा, और अगर डाटा उनकी लाशों से मैच ना हुआ तो कंफर्म हो जाएगा कि वो लाशें इमरान और उसके साथियों की नहीं हैं। आपने कहा। यस चीफ, मुझे तो यकीन है कि शाहबाल मुझसे झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन ना जाने क्या बात है कि मुझे अभी तक इस बात का यकीन नहीं हो रहा। उसके हाथों हलाक होने वाले इमरान और उसके साथी ही हैं। आपने बड़बड़ाते हुए कहा। वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर उसने सर झटका दोबारा उस फाइल की तरफ मुतवज्जा हो गया जिसका वो शाहबाल की काल आने से पहले मुतालिया कर रहा था। इमरान ने मुस्कुराते हुए फ़ोन ऑफ़ किया और उसे साइड टेबल पर रख दिया। इमरान ने शाहबाल का मेकअप कर रखा था, जबकि उसने जूलिया को कैथी का मेकअप करा दिया। इस तरह से शाहबाल की लाश के चेहरे पर अपना मेकअप कर दिया और कैथी के चेहरे पर जूलिया का। इसी तरह उसने रिहाइश गाह से बाकी अफराद की लाशें अपने साथियों की मदद से तहखाने में पहुंचा दी और उन सब पर अपने साथियों का मेकअप कर दिया। उसके साथ ही उन अफराद के मेकअप में थे जो उस रिहाइश गाह में पहरा दे रहे थे। शाहबाल, कैथी, इशल और उसके 4 मुसल्लह अफराद की लाशों की तादाद 7 थी, इसलिए इमरान के कहने पर एक आदमी की लाश को उठाकर अलग कमरे में रख दिया गया था और तहखाने में 6 लाशें रखी गई थी, ताकि अगर कोई वहाँ आ जाए तो 6 ही बजाय 7 लाशें देखकर चौंक ना पड़े। मेकअप का सामान और लिबास इमरान को उसी रिहाइश गाह से ही मिल गए थे। सारी तैयारी मुकम्मल करने के बाद इमरान ने हाप को फ़ोन किया और वो सब एक कमरे में आकर जमा हो गए। इमरान ने चूँकि फ़ोन का लाउडर ऑन कर रखा था, इसलिए उसके साथियों ने उसकी और हाप की सारी बातें सुन ली जो इमरान ने शाहबाल और कैथी की आवाज़ में की थी। तो तुमने इसीलिए शाहबाल और कैथी को हलाक किया था कि तुम उनकी आवाज़ में हाप से बात कर सको? जूलिया ने कहा। और वो सब ऊपर एक कमरे में मौजूद थे। हाँ, शाहबाल और कैथी तरबियत याफ्ता थे। वो मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे। उन पर जितना तशद्दुद भी किया जाता, मगर वो हाप और उसके हेडक्वार्टर के बारे में कुछ ना बताते। मुझे अचानक ख्याल आया कि मेरे पास आपका नंबर 2 मौजूद है। अगर मैं शाहवाल की आवाज़ में से बात करूं, उससे ये यकीन दिलाने की कोशिश करूं कि शाहवाल और कैथी ने इमरान और उसके साथियों को हलाक कर दिया है, तो उसे इस बात का यकीन ना आएगा, क्योंकि आपके बारे में मुझे ये भी मालूम है कि वो इंतहाई शकी मिजाज इंसान है। आसानी से कोई बात उसके हलक से नहीं उतरती, पर हमारी हलाकत के बाद भला उसे आसानी से कैसे हज़म हो सकती थी। मुझे यकीन था जब मैं उसे अपनी और तुम सबकी हलाकत का बताऊंगा तो वो शाहबाल की बात पर यकीन नहीं करेगा और खुद ही हमारी लाशों को देखना चाहेगा। अब वो हमारी लाश देखने के लिए यहाँ आता या फिर वो हमें लाशें लेकर अपने हेडक्वार्टर में आने का कहता। शाहबाल और कहती कि ये बात झूठ थी कि वो आपके हेडक्वार्टर के बारे में नहीं जानते।
मेरे लिए मसला ये था कि अगर आपने लाशें हेडक्वार्टर लाने के लिए कहा तो मैं क्या करूँगा। मेरे दिमाग में मार्टो का नाम आया कि मैं उससे बात करूँगा और फिर उसकी मदद से आपके हेडक्वार्टर लाशें ले जाऊँगा, क्योंकि अगर शाहवाल और कहती आपके हेडक्वार्टर का पता जानते थे तो फिर मार्टो और उसके सेक्शन का थर्ड इंचार्ज था और थर्ड इंचार्ज होने की वजह से उसे भी आपके हेडक्वार्टर कायम होना ज़रूरी था। लेकिन आपने ये कहकर खुद ही मेरा मसला हल कर दिया कि वो अपने हेडक्वार्टर से जेरी को बंद बॉडी वाली वैन में भेज रहा है। इमरान ने तफसील बताते हुए कहा। इसका मतलब है कि आपका प्रोग्राम बदल गया है, कैप्टन शील ने कहा। तो वो सब चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। प्रोग्राम? कैसा प्रोग्राम? सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। इमरान साहब, वो दो ग्रुप्स में काम करने का सोच रहे हैं, मगर अब आप एजेंसी के हेडक्वार्टर जाना चाहते हैं तो जाहिर है उनका प्रोग्राम बदल ही गया है, कैप्टन शील ने वजाहत करते हुए कहा। मेरा मकसद डॉक्टर जरार रिजी के फार्मूलों की फ़िल्म का हसूल है। उसे हासिल करने के लिए मुझे तमाम पहलुओं का जायज़ा लेना पड़ता है कि हम ये फ़िल्म किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, चाहे इसका हसूल मुश्किल हो या आसान, और उसके लिए हालात को मद्देनज़र रखना पड़ता है। इसलिए हालात के मुताबिक प्रोग्राम में तब्दीली लानी पड़ती है। इमरान ने कहा। तो उन सब ने इस बात में सर हिला दिया। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, सफदर ने कहा। जाहिर है तुम्हारी सोच का रिमोट कंट्रोल सालिया के पास है, तो तुम्हें कोई बात कैसे समझ आ सकती है? इमरान ने मुस्कुराकर कहा। सफदर साहब शायद ये कहना चाहते हैं कि इमरान साहब टॉप फील्ड और नाइट वॉच लिबर्टी का ख्याल छोड़कर हाफ एजेंसी की चीफ पर क्यों तवज्जो दे रहे हैं, सालिया ने कहा। देखा, मैंने कहा था ना कि सफदर की सोच का रिमोट कंट्रोल सालिया के पास है और कुछ नहीं। तो ये इतना ज़रूर समझ गई है कि सफदर को किस बात की समझ नहीं आ रही, इमरान ने कहा। तो वो सब खिलखिलाकर हंस पड़े। सफदर और सालिया की सोच गलत नहीं, ये ठीक सोच रहे हैं कि तुम आहर हाफ पर क्यों तवज्जो दे रहे हो, जूलिया ने कहा। मैंने कब कहा कि मैं उन दोनों की सोच गलत है, इमरान ने कहा। तुम इधर उधर की बातें करके असल बात बताने से गुरेज कर रहे हो, जूलिया ने उसीलिए लहजे में कहा। कौन सी असल बात? मैं आपके बारे में पूछ रही हूँ, जूलिया ने मुंह बनाकर कहा। क्या पूछ रही हो उसके बारे में, इमरान ने उसी अंदाज में कहा। तो जूलिया ने बेएहतियात होनबीन जी, लगता है इमरान साहब को अभी खुद भी इस बात का अंदाज़ा नहीं कि वो सब क्यों कर रहे हैं, कैप्टन शील ने मुस्कुराते हुए कहा। तो क्या तुम्हारे ख्याल में मैं अहमक हूँ, इमरान ने आंखें निकाल कर कहा। इसमें किसी को क्या शक है, तनवीर ने मौका का फ़ायदा उठाकर जुमला चुस्त करते हुए कहा। तो ना सिर्फ वो बल्कि सब इमरान के समेत सब खिलखिलाकर हंस पड़े। क्या वाकई तुम्हारे जहन में कोई प्लानिंग नहीं? इससे पहले कि इमरान कुछ कहता, जूलिया ने पूछा। मेरा ख्याल है अगर हम हाथ तक पहुंच जाएं तो वो हमें दो ग्रुप्स में बनाकर दो मुख्तलिफ मकामात पर जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ताफील का इंचार्ज कर्नल गालिस और नाइट वॉच लिबर्टी का इंचार्ज डॉक्टर हाफ की हर बात मानते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं किसी तरह से हाफ की जगह ले लूं। इसके दो फ़ायदे होंगे, इमरान ने कहा। कौन से फ़ायदे, साले ने पूछा। मैं हाफ के रूप में डॉक्टर नेल्सन से एसएसआर खुलवाने का इजाज़तनामा और कोर्स भी हासिल कर सकता हूँ और हाफ के मेकअप में टाफील भी पहुँच कर एसएसआर से मतलूबा माइक्रोफिल्म भी हासिल कर सकता हूँ। हाफ के मेकअप में ना तो डॉक्टर नेल्सन को मुझ पर शक होगा, ना ही कर्नल गालिस एसएसआर से फार्मूलों की फ़िल्म निकाल कर मुझे देने में हिचकिचाहट दिखा सकेगा, इमरान ने कहा। अरे वाकई ये तो सबसे ज़्यादा आसान तरीका है, इस तरह हम हामाहा की भाग दौड़ से भी बच जाएंगे, सफदर ने कहा। लेकिन ये काम तो तुम हाफ को काबू किए बगैर भी कर सकते हो। तुम्हारे पास कर्नल नेल्सन का फ़ोन नंबर पहले से ही मौजूद है। शर्लाक से तुम डॉक्टर नेल्सन का नंबर भी हासिल कर सकते हो। फिर तुम हाफ की आवाज़ में दोनों से बात करके अपना काम निकलवा सकते हो, जूलिया ने कहा। नहीं, दोनों जगहों पर रेड अलर्ट है। अगर मैंने ये काम बाहर बैठकर किया तो मैं उसकी तस्दीक की जा सकती है। कर्नल गालिस और प्रोफेसर तस्दीक के लिए हाफ से बात कर सकते हैं। ऐसी सूरत में हमारे सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। अगर ये काम मैं हाफ के हेडक्वार्टर में बैठकर करूँगा तो कर्नल गालिस और डॉक्टर नेल्सन ज़्यादा से ज़्यादा हाफ के हेडक्वार्टर की तस्दीक करेंगे। इस तरह उन्हें तसल्ली हो जाएगी कि उनके साथ कोई डाजिंग गेम नहीं खेल रहा। हाफ ने जवाब देते हुए कहा। तो इसलिए तुम हाफ एजेंसी के हेडक्वार्टर का प्रोग्राम बना रहे हो, जूलिया ने एक तवील सांस लेकर कहा। जब तुम मेरे दिल की हर बात समझ लेती हो तो फिर मुझे कुछ कहने की क्या ज़रूरत है, इमरान एक बार फिर पटरी से उतरते हुए कहा। तो ये मेकअप आपने हमें अपने साथ हाफ एजेंसी के हेडक्वार्टर में ले जाने के लिए किया है और उन लाशों पर हमारा, ताकि आने वाले अफराद उन लाशों को आप और हम सब की लाशें समझकर हाफ एजेंसी के हेडक्वार्टर ले जाए, सफदर ने कहा। तुम तो शायद साथ ना जा सको, लेकिन मैं और जूलिया हाफ एजेंसी के हेडक्वार्टर जा सकते हैं। आपने जिन 3 अफराद को जहाँ भेजा है हम उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, क्योंकि हम उनके साथ ही आपके हेडक्वार्टर तक पहुँच सकते हैं। वहाँ जाते ही मैं आपको काबू करूँगा, फिर उसकी जगह लेकर तुम्हें कॉल करूँगा। उसके बाद तुम सब आसानी से हमारे पास पहुँच जाओगे, इमरान ने कहा।
हाँ, अगर हम सब एक साथ गए तो वाक़ई आपको शक हो जाएगा, कैप्टन शील ने कहा। उससे पहले कि उनमें मज़ीद कोई बात होती, बाहर से उन्हें हारन की आवाज़ सुनाई दी। जेरी और उसके साथी आ गए हैं, तुम सब अपनी पोज़ीशनों पर पहुँच जाओ। हो सकता है जेरी और उसके साथी पहले भी जहाँ आते रहे हों और वो तुम सबको इधर-उधर देखकर चौंक पड़े। इमरान ने कहा तो वो सबने इस बात में सर हिलाया और उठकर कमरे से बाहर निकलते चले गए। सफदर ने बाहर जाकर गेट खोला तो इमरान उसके साथ था, ताकि अगर जेरिया से कोई साथी सफदर से कोई बात करने की कोशिश करे तो वो उसे संभाल सके। गेट खुलते ही बंद बाड़ी वाली एक बड़ी सी वैन अंदर आ गई। वैन में सामने वाले हिस्से में 2 अफराद बैठे थे। एक वैन ड्राइवर दूसरा साइड सीट पर था, जबकि तीसरा आदमी वैन के पिछले हिस्से में था। वैन अंदर आते ही वो दोनों वैन से निकलकर बाहर आ गए। बॉस के जैक और स्नोगर हैं, उन्हें बताइए कि तहखाना कहाँ पर है, ये वहाँ से लाशें उठाकर ले आते हैं। उन्हें तहखाने में ले जाओ और उन्हें लाशें उनके सुपुर्द कर दो। इमरान ने साइड सीट पर बैठे हुए लंबे कद के मालिक नौजवान से मुखातिब होकर कहा। वो दोनों सफदर के साथ अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ गए। जूलिया भी कमरे से निकलकर बाहर आ गई थी। वो इमरान के साथ खड़ी थी। हम कार बाहर निकालते हैं, जब ये लोग वैन में लाशें लेकर रवाना होंगे तो हम उनके पीछे कार ले जाएंगे, इमरान ने कहा। तो जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान पोर्च में खड़ी सफ़ेद रंग की एक कार की तरफ बढ़ गया। उस कार की चाबी उसे शाहबाल की जेब से मिल गई थी। इमरान ने कार स्टार्ट उसे बैक करता हुआ गेट के पास लाया। जूलिया आगे बढ़ी और साइड सीट पर बैठ गई। जूलिया थोड़ी देर में जेरी और उसके साथी ने तहखाने से लाशें लाकर वैन के पिछले हिस्से में डाल दी। फिर एक आदमी लाशों के साथ वैन के पिछले हिस्से में बैठ गया, जबकि एक आदमी ने वैन की ड्राइविंग सीट संभाल ली। क्या आप हमारे साथ हेडक्वार्टर जाएंगे? उस नौजवान ने इमरान की कार की तरफ आते हुए पूछा, जिसने पहले से इमरान से बात की थी। हाँ, इमरान ने कहा। तो उस नौजवान ने, जिसका नाम जेरी था, इस बात में सर हिला दिया। फिर वो तेज़ से चलता हुआ वैन की तरफ गया और साइड सीट पर बैठ गया। थोड़ी देर में वैन टॉप हाउस से निकलकर आगे बढ़ी जा रही थी। इमरान ने कार वैन के पीछे लगा दी। वैन शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ती रही, फिर मज़ाफ़ात जाने वाली सड़क पर आ गई। तो आप एजेंसी का हेडक्वार्टर शहर से बाहर है, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। शायद, जूलिया ने कहा। वैन काफ़ी देर तक दौड़ती रही, फिर एक साइड रोड की तरफ मुड़ गई, जहाँ दूर एक बड़ा फार्म हाउस दिखाई दे रहा था। इमरान ने भी अपनी कार उस सड़क पर डाल दी। वैन और कार आगे पीछे दौड़ती हुई फार्म हाउस की जानिब बढ़ी जा रही थी। कुछ देर बाद वैन फार्म हाउस से करीब जाकर गई। इमरान भी कार के वैन के पीछे रोक दी। चंद लम्हों के बाद फार्म हाउस का बड़ा सा दरवाज़ा खुलता दिखाई दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, वैन फार्म हाउस के अंदर दाखिल हो गई। इमरान ने अपनी कार फार्म हाउस में लाया। उसने बाहर का बगौर जायज़ा लिया, लेकिन दूर नज़दीक खेतों में से सिवाय इक्का दुक्का किसानों के कोई दिखाई नहीं दिया। खेतों में काम करने वाले अफराद फार्म हाउस से काफ़ी फासले पर थे। उन्होंने एक नज़र वैन और उसके पीछे आती हुई कार की तरफ देखा, फिर अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। फार्म हाउस का हाल अंदर से खाली था। वहाँ ना कोई आदमी दिखाई दे रहा था, ना ही सामान। यहाँ तक कि वहाँ घास फूस का एक तिनका भी दिखाई नहीं दे रहा था। हाल का फर्श सपाट और फर्श के दरमियान में सफ़ेद रंग का एक बड़ा सा चकोर खाना बना था। वैन उस चकोर खाने के अंदर रुक गई। इमरान ने भी कुछ सोचकर कार वैन के दाएं तरफ चकोर खाने में खड़ी कर दी। जैसे ही उसने कार चकोर खाने में रोकी, उसी लम्हे उसे हल्का सा झटका लगा और दूसरे लम्हे उसने फर्श के चकोर हिस्से को नीचे बैठते देखा तो वो एक तवील सांस लेकर रह गया। हाँ, एजेंसी का हेडक्वार्टर इस फार्म हाउस के नीचे था। बाहर से आने वाली गाड़ियाँ फार्म हाउस के अंदर आकर इस चकोर खाने में रुकती थीं और फिर फर्श का यह हिस्सा किसी लिफ्ट की तरह नीचे बैठ जाता और गाड़ियाँ अंडरग्राउंड में मौजूद पार्किंग में पहुंच जाती। फर्श के बैठते ही वहाँ इमरान को मुतअद्दिद गाड़ियाँ दिखाई देने लगी। कुछ ही देर में फर्श का हिस्सा निचली ज़मीन से जाकर मिल गया और फिर हल्के से झटके से रुक गया। तो वैन आगे बढ़ी और पार्किंग में मौजूद खाली जगह की तरफ बढ़ गई। इमरान ने भी एक खाली जगह देखकर कार आगे बढ़ा दी। वैन रुकते ही जेरी और उसके साथी बाहर आए और वैन का पिछला हिस्सा खोलकर लाशें निकालने लगे। इमरान भी जूलिया के साथ कार से निकलकर बाहर आ गया। अंडरग्राउंड पार्किंग के 3 इतराफ में दीवारें थी, जहां एक साइड पर फौलाद का बना हुआ बड़ा सा दरवाज़ा दिखाई दे रहा था जो बंद था। इमरान ने जूलिया को इशारा किया और फौलादी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। जूलिया भी उसके पीछे चल पड़ी। दरवाजे के पास पहुंचकर वो रुक गए। अभी वो दरवाजे के पास पहुंचे ही थे कि यकला दरवाजे के ऊपर से नीले रंग की शुआ से निकलकर उन दोनों पर पड़ी। इमरान नीली रोशनी को देखकर चौंक पड़ा। इससे पहले कि वो कुछ करता, उसे यूं महसूस हुआ जैसे अचानक उसके जिस्म से जान निकल गई हो। उसे अपने जिस्म के अज़ा यकलहत मफलूज होते महसूस हुए। दूसरे लम्हे उसके दिमाग में अंधेरा भर गया। उसने सर झटक कर अंधेरा दूर करने की कोशिश की, लेकिन असाब मफलूज होने की वजह से वो सर ना झटक सका और दूसरे लम्हे वो रेत के हाली होते हुए बोरे की तरह गेट के पास फर्श पर गिरता चला गया। फ़ोन की घंटी बजते ही आपने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। ये सास को बोल रहा हूँ, ऑपरेटिंग रूम से। हाँ बोलो, किस लिए फ़ोन किया है? जेरी और उसके साथ ही बंद बाड़ी वाली वैन में लाशें लेकर आ गए हैं और उसके पीछे शाहवाल और कैथी की कार भी है। सास ने कहा। गुड शो, तुमने उन लाशों की चेकिंग मुकम्मल कर ली? नो बॉस, अभी वो पार्किंग में मौजूद हैं। वो जैसे अंदरूनी इमारत में दाखिल होने के लिए गेट के पास आएंगे, उसी लम्हे
ब्लू कैम रेज ऑन हो जाएंगे और ब्लू कैम रेज ऑन होते ही पता चल जाएगा कि लाशें बाकी शाही एजेंटों की हैं या नहीं, सास को ने कहा। तो फिर उनकी चेकिंग के बाद मुझे फ़ोन करते। नॉनसेंस, सॉरी चीफ, वो मैं। दूसरी तरफ से सास को ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। उस में आपको रिसीवर में तेज़ सीटी की आवाज़ सुनाई दी। ये कैसी आवाज़ है? शाहवाल और कैथी गेट के पास आए हैं चीफ, और सास को ने कहा उसके लहजे में शदीद बौखलाहट थी। क्या हुआ, तुम इसके दूर बौखलाए क्यों हो? ये शाहवाल और कैथी नहीं है चीफ, सास को ने इसी अंदाज में कहा। तो हाँ बेएहतियात उछल पड़ा। शाहवाल और कैथी नहीं है क्या मतलब? शाहवाल और कैथी के मेकअप में यहाँ कोई और आया है चीफ, और कंप्यूटर डेटा के मुताबिक ये दोनों अली इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के साथ काम करने वाली लड़की स्विस नजाद है, जिसका नाम डेटा के मुताबिक जूलियाना फिट्जवाटर है। सासू ने कहा। तो आप शदीद हैरत से हकीकतन उछल पड़ा। इमरान, जूलियाना, क्या तुम्हें कंफर्म है कि शाहवाल और कैथी के मेकअप में ये दोनों हैं? हाँ, आपने हकलाते हुए कहा। ये स्टीव मास्टर कंप्यूटर ने डेटा सेटिंग के मुताबिक काम करते हुए डेटा मैचिंग की थी। शाहवाल और कैथी के डेटा मैच ना होने पर मास्टर कंप्यूटर ने ऑटो सिस्टम के तहत ब्लू कैम से इन पर ब्लू रेज फायर कर दी, जिससे ना सिर्फ उनके अज़ा मफलूज हो गए बल्कि वो दोनों वहीं बेहोश हो गए। सासको ने कहा। कहाँ हैं वो दोनों? दोनों गेट के पास बेहोश पड़े हैं, सासको ने जवाब दिया। जेरी से कहो कि वो उन दोनों को उठाकर फ़ौरन ब्लैक रूम में ले जाकर वहाँ कुर्सियों पर बैठाकर रस्सियों से बांध दे। अभी इसी वक्त आपने चीखते हुए कहा। ये स्टीव, सासको ने कहा। इन लाशों को भी चेक करो, हो सकता है कि जिस तरह शाहवाल और कैथी के मेकअप में इमरान और उसके साथी लड़की यहाँ मौजूद हैं, इसी तरह उनके बाकी साथी लाशें बनकर यहाँ आ गए हों। अगर ब्लू कैम से तुम्हें अपनी ज़िंदगी की मामूली सी भी रमक दिखाई दे तो उन्हें हार्ट रेट से फ़ौरन जलाकर भस्म कर देना। हाँ, आपने कहा। यस चीफ। हाँ, इसका मतलब है कि शाहवाल और कैथी ने इमरान को नहीं बल्कि इमरान ने उन दोनों को अपने काबू में किया था, और अब इमरान शाहवाल के रूप में जहाँ आया है ताकि मुझ पर हाथ डाल सके। हाँ, आपने फ़ौरन गुस्से और परेशानी के आलम में बड़बड़ाते हुए कहा। अगर इमरान शाहवाल के रूप में अपनी साथी लड़की को कैथी के रूप में जहाँ लाया है, तो फिर शाहवाल और कैथी कहाँ पर है? कहीं इमरान ने उन दोनों को। हाँ, अभी बड़बड़ा ही रहा था कि उसी लम्हे एक बार फिर फ़ोन की घंटी बज उठे। सास को बोल रहा हूँ चीफ। सासों की परेशानी से भरपूर आवाज़ सुनाई दी। हाँ, क्या रिपोर्ट है? जेरी जिन लाशों को लाया है उन पर इमरान के साथियों के मेकअप हैं चीफ, उनमें से किसी का डेटा इमरान के साथियों से मैच नहीं हुआ। ठीक है जेरी, जेरी से कहो कि उन लाशों को ले जाकर भर की भट्टी में डाल दी है। चीफ, इमरान और उसके साथी लड़के का क्या हुआ? ये चीफ, उसने दोनों को ब्लैक रूम में ले जाकर कुर्सियों पर रस्सियों से जकड़ दिया है। सासको ने कहा। जेरी और उसके साथ जो दो अफराद गए थे उनकी चेकिंग की है तुमने? ये सिर्फ उन तीनों के डाटा मैच कर रहे हैं। और चीफ, आपको एक और बात भी बतानी है। कौन सी बात? जो लाशें लाई गई हैं उनमें से एक लाश शाहवाल की और एक कैथी की भी है। सासको ने जवाब दिया। ओह गॉड, इसका मतलब है कि उन्होंने शाहवाल और कैथी को हलाक कर दिया है? यस चीफ, सासको ने कहा। तुम ब्लैक रूम में दो मुसल्ले अफराद को भेज दो ताकि वो उनकी निगरानी कर सकें। अगर वो होश में आ जाएं तो वो उन्हें इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दे। ओके चीफ, क्या जेरी ने उनके मेकअप साफ़ किए हैं? आपने पूछा। नहीं चीफ, आप कहें तो मैं उससे कह देता हूँ कि वो मेकअप आर्टिस्ट उनके मेकअप साफ़ करा दे। नहीं, जब ये कंफर्म है कि वो इमरान ही है तो फिर हमें तस्दीक करने की क्या ज़रूरत है, पड़ा रहने दो उन्हें ऐसे ही। यस चीफ, सासको ने कहा। जेरी को फ़ौरन मेरे पास भेजो। तो इमरान ने शाहवाल के साथियों को हलाक करके उनकी लाशों पर अपने साथियों का मेकअप कर दिया था। वो यहाँ मुझे दाज देने के लिए आया है। हाँ, आपने होंठ चबाते हुए कहा। चंद लम्हों बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और जेरी अंदर आ गया। आपने मुझे बुलाया था चीफ? जेरी ने उसे सलाम करते हुए बड़े मोदबाना लहजे में कहा। हाँ, तुम्हें ये तो पता चल ही गया है कि शाहवाल और कैथी के रूप में इमरान और उसके साथी लड़की जहाँ आए हैं, और टाफ हाउस से तुम जो लाश लाए हो वो भी उनके साथियों की नहीं है। हाँ, आपने कहा। यस चीफ, मुझे इस बात पर शदीद हैरत हो रही है। टाफ हाउस में शाहवाल से मेरी बात हुई थी लेकिन उसके लहजे पर मुझे कोई शक ना हुआ। मैं तो यही समझा कि वो शाहवाल ही है। जेरी ने कहा। ये इमरान ऐसा ही है, वो दूसरों की आवाज़ों की आसानी से नकल कर सकता है। बहरहाल तुम ये बताओ कि टाफ हाउस में आप कौन है? वहाँ चंद मुहाफिज से उनके अलावा तो कोई नहीं था। कितने अफराद हैं वो? 4। इमरान और उसके साथियों की तादाद 6 है। इमरान अपने साथ एक लड़की को जहाँ लाया है, इसका मतलब है कि उसके बाकी 4 साथी टाफ हाउस में मौजूद हैं। हाँ, आपने बड़बड़ाते हुए कहा। यस चीफ, तो फिर तुम फौरी तौर पर टाफ हाउस जाओ, उन चारों को बेहोश करके उठाकर जहाँ ले आओ। अब मैं इन सबको अपने हाथों से और एक साथ हलाक करूँगा। ये स्टीव, मैं टाफ हाउस की उगली सिम से जाकर वहाँ बेहोश करने वाली गैस की कैप्सूल फायर कर दूंगा ताकि वो फ़ौरन बेहोश हो जाए, फिर मैं उन्हें उठाकर जहाँ ले आऊँगा। जेरी ने कहा। हाँ, लेकिन जहाँ लाने से पहले तुम उन्हें बेहोशी के इंजेक्शन ज़रूर लगा देना ताकि जहाँ लाते हुए रास्ते में उन्हें होश ना आ जाए। हाँ, आपने इसे हिदायत देते हुए कहा। यस स्टीव, जेरी ने कहा। फिर वो उसे सलाम करके मुड़ा और तेज़ कदम उठाता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तुमने मेरे बेहतरीन एजेंटों को हलाक किया है इमरान, मैं तुमसे उन दोनों की हलाकत का इंतकाम ज़रूर लूँगा। अब मुझे यकीन हो गया कि शाहवाल और कैथी की आवाज़ में तुमने ही मुझसे बात की थी। शाहवाल ने कैथी की किसी बात को ना का मसला बनाकर तुम्हें और तुम्हारे साथियों को होश में लाने की गलती की होगी, जिसके नतीजे में तुमने बाजी पलट कर शाहवाल और कैथी पर काबू पा लिया होगा और उसकी जगह होश संभाल ली होगी।
लेकिन मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा, मैं तुमसे किसी एक को भी होश में नहीं लाऊँगा। बेहोशी की हालत में ही तुम सबको गोलियाँ मार दी जाएँगी। आपने बड़बड़ाते हुए कहा। तकरीबन 1 घंटे बाद फ़ोन की घंटी बज उठी। हाँ, आप बोल रहा हूँ, जेरी बोल रहा हूँ चीफ़। ये क्या रिपोर्ट है? आपका शक ठीक था चीफ़। हाँ, हाँ, तो क्या हुआ उनका? मैं अपने साथियों के साथ टाप हाउस के हुक्म से वहाँ पहुँचा और मैंने जाते ही वहाँ बेहोशी के कैप्सूल फायर कर दिए। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद जब मैं और मेरे साथी टाप हाउस में दाखिल हुए तो चारों वहाँ बेहोश पड़े थे। मैंने उन्हें तवील बेहोशी के इंजेक्शन लगा दिए और अब मैं उन्हें हेडक्वार्टर ला रहा हूँ। जेरी ने तफसील बताते हुए कहा। गुच्छों उन्हें लेकर जल्द से जल्द यहाँ पहुँच जाओ ताकि मैं उन सबको एक साथ हलाक कर सकूँ। आपने कहा। ये स्टीव, जेरी ने कहा तो आपने ओके कहकर पेडल पर हाथ मारा। टोन क्लियर होते ही उसने नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। सास को बोल रहा हूँ। राब्ता मिलते ही ऑपरेटिंग रूम से सासों की आवाज़ सुनाई दी। सास को, जेरी को टाप हाउस से मजीद 4 पाकिस्तानी एजेंट मिल गए हैं। वो उन्हें बेहोश करके जहाँ ला रहा है। जब वो आए तो उनके साथ जेरी और इसके साथियों की भी ब्लू कैम रेस से चेकिंग करके बेहोश कर देना। जब तक वो क्लियर ना हो उन्हें हेडक्वार्टर के अंदर मत घुसने देना। हाँ, आपने कहा। ओके चीफ, सासको ने मोतबाना लहजे में कहा। और जब ये 4 अफराद आ जाएं तो ब्लैक रूम में मजीद 4 मुसल्लह अफराद भेज देना ताकि वो उनके सिरों पर खड़े रहें। मैं उनके लिए किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहता। ये स्टीव, 2 आदमी पहले इमरान और उसकी साथी लड़की के हुक्म में खड़े हैं। जबकि जेरी बाकी 4 अफराद को ले आएंगे तो मैं वहाँ मजीद 4 अफराद को तैनात कर दूंगा। सासको ने कहा तो आपने मजीद कुछ कहे बगैर रिसीवर रख दिया और एक फाइल उठाकर उसे देखने में मसरूफ़ हो गया। फिर तकरीबन आधे घंटे के बाद सासको ने उसे जेरी और उसके साथ 4 बेहोश अफराद के हेडक्वार्टर आने की इत्तला दी। उसने जेरी और उसके साथियों को क्लियर करार दे दिया था और उसने आपको बताया कि वो जिन अफराद को बेहोश करके लाया है उनके डेटा इमरान के साथियों के साथ मैच हो गए हैं। जेरी ने उन चारों को तवील बेहोशी के इंजेक्शन लगाकर ब्लैक रूम में पहुंचा दिया और इमरान और उसके साथ आने वाली लड़की के साथ कुर्सियों पर रस्सियों में जकड़ दिया है। उसने वहाँ मजीद 4 मुसल्लह अफराद भिजवा दिए हैं तो आपने अभी आने का कहकर राब्ता ख़त्म कर दिया और दोबारा फ़ाइल देखने में मसरूफ़ हो गया। चंद लम्हों बाद उसे फ़ाइल बंद की और फ़ोन पर इस फाइल के बारे में चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट देने लगा। उसके बाद वो तवील सांस लेकर उठ खड़ा हुआ, फिर तेज़ से चलता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। वो एक हालनुमा कमरे में दाखिल हुआ जहाँ 6 कुर्सियाँ कतार में रखी हुई थी। उन कुर्सियों पर 6 अफराद मौजूद थे जिनमें 4 मर्द और 2 औरतें थीं। वो चूँकि बेहोश थे इसलिए उनके हाथों को ही कुर्सी के ऊपर में रस्सी से बांध दिया गया जबकि उनके बाकी जिस्म आज़ाद थे। उनमें से अभी किसी को होश नहीं आया था। उन सबके पीछे एक एक मुसल्लह आदमी खड़ा था ताकि अगर उनमें से कोई होश में आए तो वो उसे दोबारा बेहोश कर सके। हाप के साथ जेरी था। चूँकि कमरे में पहले से ही 6 मुसल्लह अफराद मौजूद थे इसलिए वो अपने साथ किसी और को नहीं लाए थे। हाप आगे बढ़कर उन सबके चेहरे गौर से देखने लगा। इनमें से अली इमरान कौन है? ये है अली इमरान चीफ। जेरी ने दाएं साइड की पहली कुर्सी पर बैठे हुए नौजवान की तरफ इशारा करते हुए कहा। गुड शो, अब तुम सब इनके सामने आ जाओ। आपने इस मुसल्लह अफराद से कहा तो वो सब तेज़ी से इमरान और उसके साथियों के सामने आकर खड़े हो गए। जैसे ही मैं फायर कहूँ तुम सब ने इन पर फायरिंग कर देनी है और जब तक इन सब के जिस्म गोलियों से छलनी ना हो जाए इस वक्त तक तुमने फायरिंग नहीं रोकनी। यस चीफ, चारों मुसल्लह अफराद ने एक साथ कहा। वो सब एक एक करके इमरान और उसके साथियों के सामने मशीन गन्ने तान कर खड़े हो गए। चीफ, अगर आप हुक्म दें तो मैं इनके मेकअप साफ़ कर दूं। जेरी ने कहा। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। ये कन्फर्म है कि ये इमरान और उसके साथी ही हैं। ये अब किसी भी मेकअप में हो इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है? आपने कहा तो जेरी ने इस बात में सर हिला दिया। फायर, आपने यकला चीखते हुए कहा। उस लम्हे कमरा मशीन गनों की तरतराहट की ज़ोरदार आवाज़ों से गूंज उठा। गोलियां इमरान और उसके साथियों के जिस्मों पर पड़ रही थी। वो बेहोश थे इसलिए उनके मुंह से चीखों की आवाज़ें ना निकल सकीं, लेकिन जिस्म पर गोलियां पड़ने से उनके जिस्म बुरी तरह से फिड़कना शुरू हो गए और फिर देखते ही देखते वो सब साकत होते चले गए। मशीन गन बरदारों ने इमरान समेत उसके तमाम साथियों की जिस्म गोलियों से छलनी कर दिए थे। गुड शो, अब इनकी लाशें उठाकर ले जाओ और उन्हें बर्फ की भट्टी में डालकर जलाकर राख कर दो। आपने कहा तो जेरी ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान के दिमाग के स्याह पर्दे पर रोशनी का एक नुक्ता सा चमका और तेज़ी से फैलता चला गया। चंद ही लम्हों में उसका दिमाग रोशन हो गया। होश में आते उसने बेख्तियार उठने की कोशिश की लेकिन दूसरे लम्हे उसे मालूम हो गया कि उसके दोनों हाथ उकब में कुर्सियों के पीछे रस्सी से बंधे हैं। झटका लगते ही उसका शऊर बेदार हो गया और साबका मंजर उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म के मंजर की तरह चलने लगा। ज़मीन दोस्त पार्किंग से निकलकर उसे याद आया कि वो जूलिया के साथ एक फौलादी दरवाजे के पास आया तो अचानक उस पर नीले रंग की रोशनी की तेज़ फवार सी पड़ी जिससे न सिर्फ उसके असाब मफलूज हो गए बल्कि उसके दिमाग में अंधेरा भी भर गया। उसके बाद उसे अब होश आ रहा था। वो हालनुमा कमरे में मौजूद था जहाँ 6 कुर्सियाँ कतार में रखी गई थी। उसके साथ वाली कुर्सी पर जूलिया मौजूद थी। उसके हाथ भी उकब में बंधे हुए थे। उसका सर ढलका हुआ था जिससे इमरान को मालूम हो गया कि जूलिया अभी बेहोश है। कमरे में इन दोनों के सिवा कोई नहीं था। कमरा साहत के लिहाज से साउंड प्रूफ मालूम हो रहा था। दीवारों में जदीद और कदीम एजाय रसानी के आलात लगे दिखाई दे रहे थे और एक दीवार में एक बड़ी सी अलमारी जिसके पट बंद थे। हाँ, तो उन्होंने हम पर ब्लू कैम रेज फायर की थी, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। लेकिन ब्लू कैम रेज से बेहोश होने वाले इंसान को तो खुद किसी सूरत में होश नहीं आता, फिर मुझे कैसे होश आ गया?
इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। उस लम्हे हसी नज़र कुर्सी से कुछ फासले पर पड़ी हुई खाली सिरिंज पर पड़ी। उस सिरिंज को देखते ही इमरान के होंठों पर बेएहतियात मुस्कुराहट आ गई। तो उन्होंने हमें ब्लू कैम रेस से बेहोश करने के बाद यहाँ लाकर तवील बेहोशी के इंजेक्शन भी लगा दिए। शायद उन्होंने हमें तवील अरसे तक बेहोश करने के लिए बिसेल्ट टार इंजेक्शन लगाए थे और वो ये नहीं जानते थे कि जिन अफराद को ब्लू कैम रेस से बेहोश किया जाए और बाद में उन्हें बिसेल्ट टार इंजेक्शन लगा दिया जाए तो ये इंजेक्शन ब्लू कैम रेस के लिए एंटीडोस का काम करते हैं। इमरान ने इसी तरह बड़बड़ाते हुए कहा। अचानक उसे जूलिया की कराह सुनाई दी तो वो चौंक पड़ी। ये क्या? हम यहाँ कैसे? और वो नीली रोशनी, क्या हम उस नीली रोशनी से बेहोश हुए थे? हाँ, वो ब्लू कैम रेस थी जिनसे हमारे असाब मफलूज हो गए और हम बेहोश भी हो गए। हाँ, शायद मुझसे ज़्यादा हाइफ है, इसलिए उसने हमें यहाँ बांधने के बाद अपने आदमी के ज़रिए हमें तवील बेहोशी के इंजेक्शन भी लगा दिए थे। तवील बेहोशी के लिए उन्होंने बसेल तार इंजेक्शन का इस्तेमाल किया। अगर ये इंजेक्शन हमें ब्लू कैम रेस से बेहोश करने से पहले लगा दिए जाते तो हम वाकई हम तवील अरसे के लिए बेहोश हो जाते। लेकिन उन्होंने ये इंजेक्शन हमें ब्लू कैम रेस से बेहोश होने के बाद लगाए थे और बसेल तार इंजेक्शन ब्लू कैम से बेहोश अफराद पर एंटीडोस का काम करता है। वो हमें इंजेक्शन लगाकर अपनी तरफ से तवील मुद्दत के लिए बेहोश करके यहाँ से चले गए हैं, लेकिन इन इंजेक्शनों ने हमें मज़ीद बेहोश रखने की बजाय जल्दी होश दिला दिया। हाँ, लेकिन आपको हमारे मेकअप का कैसे पता चल गया? ब्लू कैम रेज की वजह से ही हमारा राज खुला है। ब्लू कैम रेज हर किस्म के मेकअप के पीछे छुपे हुए चेहरे वाजे कर देती है। इससे पहले कि वो मज़ीद बात करते उन्हें सामने मौजूद दरवाजे के बाहर से इंसानी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। कोई आ रहा है, तुम ऐसे बन जाओ जैसे तुम्हें भी होश नहीं आया। जब तक हम इन रस्सियों से आज़ाद नहीं होंगे उस तक हमें उन पर यही जाहिर करना है कि हम तवील मुद्दत के लिए बेहोश हैं। इमरान ने कहा तो जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। इस वक्त तक वो नानों में लगे हुए ब्लेडों से रस्सी काट चुका था। अब बस उसे एक झटका देने की देर थी। उसके दोनों हाथ आज़ाद हो जाते और वो मौका महल देखकर हालात पर कंट्रोल हासिल कर सकता था। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और दो नौजवान तेज़ से चलते हुए अंदर आ गए। उन दोनों के हाथों में मशीन गन्ने थे। उनके अंदर आते उनके पीछे दरवाज़ा खुद बहुत बंद हो गया। डाबगर समझ में नहीं आ रहा कि चीफ को उन दोनों से क्या खतरा महसूस हो रहा है। ये दोनों ब्लू कैम रेस से बेहोश किए गए हैं, उसके बाद उन्हें तवील बेहोशी के इंजेक्शन भी लगाए गए हैं, फिर भला उन्हें खुद बहुत कैसे होश आ सकता है? जो चीफ ने हमें उनके सिरों पर मसलत रहने के लिए भेज दिया। एक मसले आदमी ने आगे बढ़ते हुए मुंह बनाकर कहा, ये पाकिस्तानी एजेंट है राडनी, जिन्हें दुनिया के खतरनाक तरीन एजेंट समझा जाता है। दूसरे आदमी ने कहा, होंगे ये खतरनाक तरीन एजेंट, लेकिन बेहोशी की हालत में ये क्या कर सकते हैं? वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए इमरान और जूलिया के सामने खड़े हो गए। इमरान और जूलिया ने सर ढलका लिए थे और ऐसे बने हुए थे जैसे बदस्तूर बेहोश हों। इमरान की नखियों से उनकी तरफ देख रहा था। ये कुछ कर सकते हैं या नहीं, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि चीफ ने हमें उनकी निगरानी का हुक्म दिया है। डाबगर ने मुंह बनाकर कहा, तुम हमेशा चीफ की हिमायत में ही बात करते हो। मुझे वाकई इस मामले में तुमसे कोई बात करनी ही नहीं चाहिए। राडी ने कहा तो डाबगर बेएहतियात हंस पड़ा। मैं जानता हूँ राडी, तुम अपने कैबिन में शराब पी रहे थे और तुम्हें शराब छोड़कर चीफ के हुक्म पर यहाँ मेरे साथ उनकी निगरानी के लिए आना पड़ा, इसीलिए तुम इस कदर खफा हो रहे हो। डाबगर ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं तो क्या, सारी रात तो मैं जाकर बाहर पहरा देता रहा हूँ। ये मेरे आराम करने का वक्त था और मैं सोने से पहले जब तक 2-4 जाम पी ना लूँ मुझे नींद नहीं आती। अभी मैंने एक जाम ही लिया होगा कि चीफ का आर्डर आ गया। राडी ने मुंह बनाते हुए कहा, थोड़ी देर की बात है, चीफ ने इस डेयरी को टॉप हाउस से उनके बाकी चारों साथियों को लाने के लिए भेजा है। वो उन्हें जैसे ही बेहोश करके लाएंगे, चीफ यहाँ आकर अपने हाथों से सबको गोलियां मार देगा। मैंने सुना है कि चीफ उन्हें होश में लाए बगैर गोलियां मार देगा ताकि किसी किस्म की मुजाहमत ना कर सके। डाबगर ने कहा तो उसकी बात सुनकर इमरान दिल ही दिल में चौंक पड़ा। बाकी 4 बाद में आते रहेंगे। चीफ को अगर उनसे इतना ही खतरा है तो फिर वो उन दोनों को अभी हलाक क्यों नहीं करा देता? राडी ने इसी तरह जले कटे लहजे में कहा, एक काम करते हैं, इससे तुम्हारी सारी कोफत दूर हो जाएगी। क्या? इस लड़की को गौर से देखो, खूबसूरत और नौजवान लड़की तुम्हारे सामने मौजूद है और बेहोश भी है। डाबगर ने शैतानी लहजे में कहा तो जूलिया के दिमाग में आग सी भड़क उठी। ओ हाँ, मेरी कोफत दूर हो जाएगी, राडी ने कहा, और मेरी भी। डाबगर ने हंसकर कहा, तुम दोनों की कोफत मैं आसानी से दूर कर सकता हूँ। अचानक एक आवाज़ सुनकर वो दोनों बुरी तरह से उछल पड़े। वो तेज़ी से उन कुर्सियों की तरफ मुड़े और ये देखकर उनकी आंखें हैरत से फैल गईं कि नौजवान ना सिर्फ होश में था बल्कि एक कुर्सी के पास पड़े इत्मीनान भरे अंदाज में खड़ा था। उन दोनों ने तेज़ी से मशीन गन का रुख इमरान की तरफ करना चाहा, लेकिन उसी लम्हे इमरान तेज़ी से उछला और उसने चीते की फुर्ती से उन पर छलांग लगा दी। छलांग लगाते इमरान ने कलाबाज दिखाई और उसकी दोनों टांगें फैलकर राडी और डाबगर के सीने पर पड़ी तो वो दोनों बुरी तरह से चीखते हुए उछलकर दूर जा गिरे। इससे पहले कि वो उठते और इमरान ने एक बार फिर लंबी छलांग लगाई और उड़ता हुआ ठीक उस जगह जा गिरा जहाँ एक आदमी की मशीन गन गिरी थी। फिर उसने अपने जिस्म घुमाकर उसे मशीन गन कर वो डाबगर और राडनी की तरफ कर दिया जो ज़मीन से उठने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले कि वो उठकर खड़े होते इमरान ने उन पर फायरिंग कर दी। तड़तड़ाहट के साथ उन दोनों के मुंह से कर्बनाक चीखें निकली और वो दोनों एक बार फिर ज़मीन पर गिरे और तड़पते हुए साकत हो गए। अच्छा क्या है जो तुमने उन दोनों को हलाक कर दिया, वरना मेरा खून खोलना शुरू हो गया था। जूलिया ने उन दोनों को हलाक होते देखकर घबराहट भरे लहजे में कहा और जकलत उछलकर खड़ी हो गई। उसने भी अपने नाखूनों में छुपे हुए ब्लेडों से उकब में हाथों पर बंधी हुई रस्सियां काट ली थी।
तुम दरवाजे के पास रुककर बाहर का ख्याल रखो, तब तक मैं इस अलमारी को चेक कर लेता हूँ। इमरान ने कहा तो जूलिया ने इस बात में सर हिलाया और उसने आगे बढ़कर दूसरी मशीन गन उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जबकि इमरान दीवार में मौजूद अलमारी की तरफ आ गया। अलमारी लॉक नहीं थी। उसने अलमारी खोली तो ये देखकर वो चौंक पड़ा कि अलमारी की बजाय एक दरवाज़ा था जो दूसरे कमरे में खुलता था। दूसरी तरफ एक छोटा सा कमरा था जहाँ दीवारों के साथ बड़ी बड़ी अलमारियाँ रखी हुई थी। इमरान ने दरवाज़ा खोला और उस कमरे में आ गया। वहाँ कोई नहीं था। कमरे में मौजूद अलमारियों के पट खुले हुए थे। इमरान आगे बढ़कर अलमारियाँ चेक करने लगा। अलमारियों में से चंद लिबास, असलहा और मेकअप का सामान दिखाई दिया। वो समझ गया कि ये कमरा मुसल्लह अफराद के स्टोर रूम के तौर पर इस्तेमाल होता है। मुसल्लह अफराद जहाँ अपने लिबास बदलते हैं, असलहा हासिल करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर मेकअप भी कर सकते हैं। इमरान चंद लम्हे कमरे में मौजूद सामान का जायजा लेता रहा। फिर वो कमरे से निकलकर बाहर आ गया। उसने राडनी और डाबगर की लाशें उठाकर अपने कांधों पर रखी और उन्हें लेकर उस कमरे की तरफ बढ़ गया। जूलिया खामोशी से ये सब देख रही थी। इमरान ने लाशें स्टोर में अलमारियों के पीछे डाल दी। फिर उसने एक अलमारी से एक स्प्रे निकाला और उसे लेकर वापस हाल में आ गया और फर्श के उस हिस्से पर स्प्रे करने लगा जहाँ राडनी और डाबगर का खून गिरा था। जैसे जैसे स्प्रे खून पर पड़ रहा था, खून भाप बनकर उड़ता जा रहा था। ये तुम क्या कर रहे हो? जूलिया से रहा ना गया तो वो उससे पूछ बैठी। अभी बताता हूँ। उसने लाशों पर भी स्प्रे किया तो लाशों के लिबासों पर लगा हुआ खून भाप बनकर उड़ने लगा। चंद ही लम्हों में उनके लिबास साफ हो गए, लेकिन उनमें गोलियों के सुराख साफ देखे जा सकते थे। उसने जल्दी से उनके लिबास निकाल कर खुद पहने और अपने लिबास उन्हें पहना दिए। मेकअप किट लेकर वो उन दोनों के पास आया। फिर उसने इंतहाई माहिराना अंदाज में राजू डाबगर का मेकअप करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वहाँ इमरान और जूलिया की लाश पड़ी हुई दिखाई दे रही थी। उन दोनों का मेकअप करने के बाद इमरान ने अपने चेहरे पर भी मेकअप करना शुरू कर दिया और वो दोनों इंतहाई इत्मीनान से अपने चेहरे बदलकर स्टोर रूम से बाहर निकल आए। मैं इमरान हूँ, बाहर आते इमरान ने कहा तो जूलिया एक तवील सांस लेकर रह गई। जो कमरे से इमरान की जगह डाकघर पर निकलते देखकर चौंक पड़ी। कमरे में जाओ और वहाँ मौजूद अलमारी से राडनी जैसा लिबास निकाल कर पहन लो। मैंने इस पर तुम्हारा मेकअप कर दिया है। जब तुम उसका लिबास पहन लोगी तो मैं तुम पर राडनी का मेकअप कर दूंगा। इमरान ने कहा लेकिन तुम ये सब क्या कर रहे हो? जूलिया ने उलझे हुए लहजे में कहा। पहले जो कह रहा हूँ वो करो, फिर मैं तफसील बता दूंगा। उसके बाद जूलिया चली गई। थोड़ी देर बाद वो वापस आई तो उसके जिस्म पर राडनी जैसा लिबास था। इमरान जूलिया के बाहर आते स्टोर में चला गया। थोड़ी देर बाद वो राडनी और डाबगर की लाशें उठाकर बाहर आया और उसने उन दोनों की लाशें उन्हीं कुर्सियों पर डाल दी जहाँ उसे और जूलिया को बांधा गया था। स्टोर से इमरान को रस्सियाँ भी मिल गई। उसने उन दोनों के हाथ उसी अंदाज में कब में बांध दिए जिससे उनके हाथ बांधे गए थे। ये इत्तेफाक ही था कि अभी तक वहाँ कोई नहीं आया था। आओ मैं तुम पर राडनी का मेकअप कर दूँ, इमरान ने कहा तो जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो दोनों बाहर आए तो जूलिया के चेहरे पर राडनी का मेकअप था। तुमने उन दोनों लाशों का ज़बरदस्त मेकअप किया है। उन्हें देखकर ऐसा लगता नहीं कि ये दोनों गोलियां खाकर हलाक हो चुके हैं। आखिर तुम्हारा मंसूबा क्या है? जल्दी करो, हमें मशीन गने लेकर इन लाशों के हुक्म में खड़े होना है। इमरान ने कहा तो जूलिया ने इस बात में सर हिला दी। फिर वो दोनों राडनी और डाबगर की लाशों के हुक्म में जाकर खड़े हो गए। उसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा खुला और 5 अफराद अंदर दाखिल होते दिखाई दिए। उनमें से 4 अफराद ने 4 आदमियों को अपने कांधों पर उठा रखा था जो बेहोश थे। इन अफराद को देखकर इमरान एक तवील सांस लेकर रह गए क्योंकि बेहोश अफराद उसके साथी थे जिन्हें वो टाप हाउस में छोड़ आया था। 5वां जहरी था जो इमरान को टाप हाउस में मिला था। होश तो नहीं आया इन्हें। वो बॉस इमरान ने डाकघर की आवाज़ में कहा ठीक है, इन चारों को भी यहाँ बांधा जा रहा है, इनका भी ख्याल रखना। जहरी के साथ आने वाले अफराद ने सरदर तनवीर, कैप्टन शील और सालिया को कुर्सियों पर डाला। फिर उन्होंने जेबों से रस्सियाँ निकाल कर उनके हाथ पुश की तरफ करके बांधने शुरू कर दी। यहाँ रात वाली कुर्सियाँ भी एडजस्ट नहीं हुई और ये चूँकि सिर्फ मामूली रस्से से बंधे हैं इसलिए उनकी निगरानी ज़रूरी है। मैंने इन चारों को भी तवील बेहोशी के इंजेक्शन लगा दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद तुम इन दोनों का ख्याल रखना। यस बॉस, इमरान ने डाकघर की आवाज़ में था मौतबाना लहजे में कहा। बस कुछ देर की बात है, मैं चीफ को इतला करता हूँ, वो यहाँ आकर अभी इन सबको गोलियों से भून देंगे। जेरी ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। उसके साथियों ने इमरान के साथियों को बांधा। फिर वो तेज़ से चलते हुए बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गए और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आए। ये तो हमारे सारे साथियों को ले आए हैं, जेरी और उसके साथियों के बाहर जाते ही जूलिया ने परेशानी के आलम में कहा। शुक्र करो ये उन्हें जिंदा हालत में यहाँ लाए हैं। आप अपने साथियों से कहकर उन्हें बेहोशी की हालत में टाप हाउस में भी हलाक करा सकता था। इमरान ने कहा तुमने मौके का फ़ायदा क्यों नहीं उठाया? जेरी और उसके साथियों को यही धर लेते। जिस तरह हमने उनके आदमियों को मेकअप किया इसी तरह हम उन्हें भी बेहोश करके उन पर अपने साथियों का मेकअप कर सकते हैं। हम दोनों आज़ाद हैं, यही काफ़ी है। मैं जानबूझकर उन्हें नहीं छेड़ रहा ताकि आप अगर जहाँ आए तो उसे बदले हुए माहौल का अंदाज़ा ना हो सके। इमरान ने कहा। उसी लम्हे उन्हें बाहर से कई अफराद की कदमों की आवाज़ें सुनाई दी तो उन्हें बाहर से कई तो वो खामोश हो गए। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और 4 मुसल्लह अफराद अंदर दाखिल हुए। हमें चीफ ने तुम दोनों के साथ पाकिस्तानी एजेंटों के सिरों पर मुसल्लत रहने के लिए भेजा है। आने वालों में से एक ने इमरान की तरफ बढ़ते हुए कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान ने जूलिया को आई कोर्ट में महसूस इशारा किया तो जूलिया ने इस बात में सर हिलाया और गैर महसूस अंदाज में चारों से पीछे हटने लगी। इमरान भी पीछे हटा। फिर उसने अचानक 2 अफराद पर एक साथ झपटा मारा और उनकी गर्दनें पकड़ ली। इससे पहले कि वो कुछ समझते इमरान के हाथ तेज़ी से हरकत में आए और कमरा कड़क कड़क की तेज़ आवाज़ों से गूंज उठा। ये आवाज़ें उन दोनों अफराद की गर्दनों की हड्डियाँ टूटने की थी। तुम दरवाजे के पास जाकर उनका ख्याल रखो, मैं अपने साथियों को होश में लाने की कोशिश करता हूँ। इमरान ने कहा कैसे होश में लाओगे? उन्हें जेरी ने बताया था कि उसने उन्हें तवील बेहोशी के इंजेक्शन लगाए हैं। जूलिया ने कहा
हो सकता है उन्हें भी वही इंजेक्शन लगाए गए हों जो हमें लगाए गए थे और जहाँ लाते हुए इन्हें लामहला गेट के पास ब्लू कैमरे से चेक किया गया हो। गुड शो, इन्हें होश आ रहा है, इसका मतलब है कि उन्हें भी बिस्लेट तार इंजेक्शन लगाए गए हैं, इमरान ने मुसरत भरे लहजे में कहा। चंद लम्हों बाद उन सबको होश आ गया तो वो खुद को इस माहौल में देखकर चौंक पड़े। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है। वहाँ अलमारियों से अपने नाप के लिबास निकाल कर पहन लेना, जबकि जूलिया सालिया के नाप का लिबास यहाँ ले आएगी और वो यहाँ लिबास तब्दील कर लेगी। इसके बाद मैं तुम सबके मेकअप कर दूंगा, जल्दी करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। जल्दी से वो सब उठे और उठकर स्टोर रूम में चले गए। थोड़ी ही देर में वो चारों नए आने वाले चारों मुसल्ले अफराद की जगह ले चुके थे। अभी उनकी लाशें कुर्सियों पर रस्सियों से बांध कर सीधे हुए ही थे कि उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और जेरी और एक अधेड़ उम्र आदमी तेज से चलते हुए अंदर आ गए। उस आदमी के चेहरे के तासरात देखते ही इमरान समझ गया कि आने वाला हाफ एजेंसी का चीफ हाफ है। इनमें से अली इमरान कौन है? अधेड़ उम्र ने ग्रहत लहजे में अपने साथ खड़े जेरी से मुहातिब होकर पूछा, ये अली इमरान है चीफ। गुड्सू, अब तुम सब इनके सामने जाओ। जैसे ही मैं फायर कहूँ तुम सब ने एक साथ उन पर फायरिंग कर देनी और जब तक उनके जिस्म गोलियों से छलनी ना हो जाए उस वक्त तक तुमने फायरिंग नहीं रोकनी। यस चीफ, इमरान ने डाबगढ़ के लहजे में कहा और उसके इशारे पर उसके साथ ही कुर्सियों पर बंधे हुए मुर्दा अफराद के सामने मशीन गन्ने तान कर खड़े हो गए। चीफ, अगर आप हुक्म दें तो मैं इनके मेकअप साफ कर दूं। जेरी ने कहा, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। कन्फर्म है कि ये इमरान और उसके साथी हैं या भी किसी मेकअप में होंगे, इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है? आपने कहा तो जेरी ने इस बात में सर हिला दिया। फायर, आपने यकला चीखते हुए कहा तो इमरान उसके साथियों ने कुर्सियों पर पड़े उनके साथियों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। इमरान और उसके साथियों ने हाफ के सामने उसके ही साथियों की लाशों को गोलियों से छलनी कर दी। गुड्सू, अब इनकी लाशें उठाकर ले जाओ और उन्हें बर्फ की भट्टी में डालकर जलाकर राख कर दो। हाफ ने कहा तो जेरी ने इस बात में सर हिला दिया। इतनी भी क्या जल्दी अपने साथियों की लाशें जलाने की? इमरान ने आगे बढ़कर हाफ से अपनी असल आवाज़ में मुहातिब होकर कहा तो उसकी आवाज़ सुनकर हाफ बुरी तरह से उछल पड़ा। "क- क्या मतलब? ये सब क्या है? और तुम?" हाफ ने बुरी तरह से हकलाते हुए कहा, कुर्सियों पर पड़ी हुई तमाम लाशें तुम्हारे उन आदमियों की हैं जिन्हें तुमने हमारे सिरों पर मुसल्लत रहने के लिए भेजा था। ये बेचारे पहले ही हमारे हाथों हलाक हो चुके थे। तुम्हारे कहने पर हमने उनकी लाशों पर फायरिंग की। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, कौन हो तुम?" हाँ, आपने बुरी तरह से कहा। हैरत है, मेरी आवाज़ सुनकर भी नहीं पहचाने कि मैं कौन हूँ। बहरहाल मैं खुद ही अपना तारुफ करा देता हूँ। हाकसार को अली इमरान एमएससी डीएससी आक्सन कहते हैं। इमरान ने कहा, उसका नाम सुनकर हाफ यूं उछला जैसे इमरान ने उसके पैरों पर बम मार दिया हो। आंखें फाड़ फाड़ कर इमरान की तरफ देखने लगा। ये कैसे हो सकता है? हाफ ने हकलाती हुई आवाज़ में कहा, तुम एक्रीमा के इंतहाई ताकतवर और फाल एजेंसी की चीफ हो, लेकिन तुम में अकल नाम की कोई चीज़ नहीं। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो तुम? तुमने हमें ब्लू कैम रे से बेहोश किया। ब्लू कैम रे से बेहोश होने वाला तवील मुद्दत तक बेहोश रह सकता है और उसे उस वक्त तक होश नहीं आ सकता जब तक उसके जिस्म पर पानी की बाल्टियां भर भर कर ना डाली जाएं या उन्हें एंटी ब्लू कैम इंजेक्शन ना लगा दिया जाए। लेकिन शायद तुम ये भूल गए कि तुमने बिसल टार इंजेक्शन लगवा दिए, या फिर तुम्हें इस बात का पता ही नहीं था कि बिसल टार के इंजेक्शन लगा दिए जाएं तो ये इंजेक्शन उनके लिए एंटी का काम करते हैं। ओह ओह, तो तुम्हें बिसल टार इंजेक्शन लगने की वजह से होश आया है? हाँ, अपने हिजानी अंदाज में कहा। हाँ, और हमारे लिए सबसे बेहतर बात यह हुई कि यहाँ अभी तक राज वाली कुर्सियाँ नस नहीं थी। तुम्हारे आदमी ने हमें आम कुर्सी पर बिठाकर महज हमारे हाथ ओकब में बांध दिए थे। उनका ख्याल था कि बेहोश अफराद के लिए उनके हाथ बांध देना ही काफ़ी है। तुमने इससे बड़ी अक्लमंदी ये की कि हमारे बेहोश होने के बावजूद तुमने हमारे सिरों पर 6 मुसल्ले अफराद तैनात कर दिए। हम बेहोश में थे, इसलिए हम उन पर अफराद को काबू करने और उनकी जगह लेने में भला क्या दिक्कत हो सकती थी? उसके बाद की सूरत हाल तुम्हारे सामने है। मुझे एतराफ़ करना पड़ेगा अली इमरान कि तुम वाकई शैतानी जहन रखते हो। तुम्हारी जहानत का मुकाबला करना वाकई नामुमकिन है। ज़हीन तो तुम भी हो। तुमने मुझे नकली फ़िल्म देकर दाज देने की शानदार प्लानिंग की थी, लेकिन अब उसे तुम्हारी बदकिस्मती ही कहा जा सकता है कि मुझे और मेरे साथियों को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस कदर डेंजर मिशन इस कदर आसानी से और हाथ पैर हिलाए बगैर मुकम्मल हो सकता है। हाँ, मैंने तुम्हें दाज देने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन उसे वाकई मेरी बदकिस्मती कहा जा सकता है। बहरहाल अब तुम क्या चाहते हो? हाँ, आपने एक तवील सांस लेते हुए कहा। उसकी बात करने का अंदाज़ा ऐसा था जैसे उसने जहनी तौर पर शिकस्त तस्लीम कर ली हो। चाहता तो मैं किसी और को हूँ, लेकिन इमरान ने नज़रें तिरछी करके जूलिया की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन क्या? मैं समझा नहीं। तुम समझ सकते हो कि मैं तुमसे क्या मांग सकता हूँ? हाँ, तो तुम मुझसे डॉक्टर जरार रिजी के फार्मूलों वाली फिल्म हासिल करना चाहते हो। अक्लमंद हो, हालांकि मुझे ऐसी अहमक की बातें कोई अहमक ही समझ सकता है। इमरान ने मखसूस लहजे में कहा, क्या बकवास है? हाँ, आपने मुंह बनाकर कहा, ये बकवास नहीं, हकीकत है। यकीन नहीं तो मेरे साथी तनवीर से पूछ लो, इससे बड़ा अक्लमंद हम में कोई नहीं। इमरान ने कहा तो वो सब मुस्कुरा दिए जबकि तनवीर उसे तेज़ नज़रों से घूरने लगा। अगर तुम ये समझ रहे हो कि डॉक्टर जरार रिजी के फार्मूलों की माइक्रोफिल्म मेरे पास है तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैंने कब कहा कि फ़िल्म तुम्हारे पास है? माइक्रोफिल्म दो जगहों पर हो सकती है, टाफील्ड के एसएसआर में या फिर नाइट वॉच लिबर्टी के इंचार्ज डॉक्टर नेल्सन के पास, क्योंकि डॉक्टर जरार रिजी के फार्मूलों पर वही काम कर सकता है। इमरान ने कहा, तो फिर तुम शाहबाल के मेकअप में भी यहाँ क्यों आए थे? आपने हैरान होते हुए कहा, तुम्हारी जगह लेने। मेरी जगह लेने क्या मतलब? अब सीधी सी बात तुम्हारी समझ में ना आए तो मैं क्या कर सकता हूँ?
अच्छा तो अब तुम बताओ कि फ़िल्म कहाँ पर है? इमरान ने सादा से लहजे में कहा, मैं नहीं जानता। लो जूलिया, ये तो कह रहा है कि मैं नहीं जानता। इसे मेरे स्पुर्द कर दो, फिर देखो ये कैसे सब कुछ बताता है। तनवीर ने करा कर कहा, ओके तुम सब मिलकर इसका इंटरव्यू ले लो, अगर ये कुछ बता देता है तो ठीक है, वरना इसे गोली मार देना। क्या कहा? क्या तुम मुझे गोली मारोगे? हाँ, आप एजेंसी की चीफ को? आपने बुरी तरह से चीखते हुए कहा, मैं नहीं, ये काम मेरे साथ ही करेंगे। आपने मशीन गनों के नरहे में होने के बावजूद अचानक पूरी कुव्वत से इमरान पर छलांग लगा दी। जैसे इमरान एड़ी पर घूमा, हाथ मुंह के बल फर्श पर आया। फर्श पर गिरते ही उसने लोट लगाए, फिर उठकर इंतहाई तेज रफ्तार से दरवाजे की तरफ लपका, लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजे तक पहुंचता, अचानक मशीन गन की तरतराहट से गूंज उठा और हाथ बुरी तरह से चीखता हुआ जोरदार धमाके से फर्श पर गिर गया। जूलिया ने उसकी टांगों का निशाना लिया। हाथ ने अपनी जख्मी टांगों की तरफ देखा, फिर पेट के बल रेंगता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। ये देखकर ये देखकर तनवीर तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और उसने आगे बढ़कर हाथ की गर्दन पकड़ ली। उसे गर्दन से पकड़कर घसीटता हुआ कुर्सियों की तरफ ले आया। उसे हाथ को कुर्सियों की तरफ लाते देखकर सफदर तेजी से आगे बढ़ा। उसने एक कुर्सी पर मौजूद लाश के हाथ खोले और उसे उठाकर ज़मीन पर डाल दिया। हाथ ने उठने की कोशिश की, लेकिन तनवीर के जोरदार थप्पड़ ने उसके सारे कसबल निकाल दिए। गुडशो तनवीर, अब इसके हाथ कुर्सी के हुक्म में बांध दो। जूलिया ने कहा तो तनवीर ने इस बात में सर हिला दी, तुम इसे संभालो, मैं बांधता हूँ इसे। तुम ये सब ठीक नहीं कर रहे, ये मेरा हेडक्वार्टर है, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकोगे। आपने हालांकि बल चीखते हुए कहा, तुम हमारी फिक्र छोड़ो, अपनी खैर मनाओ। बताओ कहाँ है फिल्म? जूलिया ने उसके सामने आते हुए इंतहाई सर्द लहजे में पूछा। नहीं मालूम, आपने जवाबन गरा कर कहा। दूसरे लम्हे कमरा जोरदार थप्पड़ और वहां की तेज चीख से गूंज उठा। बताओ वरना मैं तुम्हारी बोटियां उड़ा दूंगा। तनवीर ने कहा, तुम कुछ भी कर लो, मैं नहीं बताऊंगा। आपने कहा, तनवीर की एक आंख निकाल दो। जूलिया ने कहा तो आप बुरी तरह से चौंक पड़ा। उसी लम्हे तनवीर की एक उंगली नेज़े की तरह सीधी हुई और दूसरे लम्हे कमरा हाफ की दर्दनाक और दिलहलाश चीखों से गूंज उठा। दूसरे लम्हे तनवीर का एक हाथ हरकत में आया और हाफ की आंख का डेला निकलकर बाहर आ गिरा। बोलो वरना तुम्हारी दूसरी आंख भी जाएगी। तनवीर ने इसी तरह इंतहाई सर्द और सफाक भरे लहजे में कहा। तुम बेहद जालिम और सफाक हो, हाफ ने हल्के बल चीखते हुए कहा। डॉक्टर जरार रिजी की फार्मूला वाली माइक्रोफिल्म कहाँ पर है? तनवीर ने गरा कर कहा, मैं नहीं जानता। उसने बेइंतहा ढटाई का मुजाहरा किया। इसका जवाब सुनकर तनवीर चंद लम्हों बाद उसे तेज नजरों से घूरता रहा। फिर से मशीन गन का दस्ता पूरी कुव्वत से हाफ के एक घुटने पर मारा। उसने दस्ता इस कदर जोर से मारा कि हाफ का घुटना टूट गया और कमरा एक बार फिर हाफ की दलहलाश चीखों से गूंज उठा और वो बेहोश हो गया। होश में लाओ इसे। इसी बेहोश होता देखकर जूलिया ने गराहट भरे लहजे में कहा, मिस जूलिया, ये तरबियत याफ्ता आदमी है और ये एक इंतहाई ताकतवर और फाल एजेंसी का चीफ है। आप इस पर जिस कदर मर्जी तशद्दुद कर ले, लेकिन ये ज़ुबान नहीं खोलेगा। कैप्टन शील ने कहा, कैसे नहीं खोलेगा ये ज़बान? मैं देखती हूँ कि ये कब तक अजियत बर्दाश्त कर सकता है। इसकी ज़ुबान खुलवाने का मेरे पास एक आसान तरीका है। कैप्टन शील ने कहा, आसान तरीका क्या? एक मिनट पीछे हटे, मैं बताता हूँ कि ये हमारे सवालों का जवाब कैसे नहीं देता। कैप्टन शील ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा और फिर आगे बढ़ा। उसने हाफ की गर्दन की साइड पर चुटकियां सी भरनी शुरू कर दी। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं इसके दिल और दिमाग को यकजा करने वाली वेन तलाश कर रहा हूँ। दिल और दिमाग को यकजा करने वाली वेन क्या मतलब? हर इंसान की गर्दन में एक ऐसी वेन होती है जो दिल और दिमाग तक पैगाम रसानी का काम करती है। दिल और दिमाग की पैगाम रसानी का सिलसिला अगर रुक जाए और खून का दबाव कम होने से इंसानी दिमाग में खलल आ जाए, दूसरे लफ्ज़ों में आप ये समझ सकते हैं कि इस वेन की डैमेज होने से इंसान फौरी तौर पर शऊर से लाशऊर में चला जाता है और वो लाशऊरी कैफियत में होता है तो जो पूछा जाए उसका बिल्कुल ठीक ठीक और सच में जवाब देता है। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? जूलिया ने उसकी तरफ दिलचस्पी लेते हुए कहा। जी हाँ, तो करो मगर जल्दी। जूलिया ने कहा तो कैप्टन शील की उंगलियां तेजी से चलने लगी। दूसरे लम्हे उसका हाथ हरकत में और बेहोश पड़ा हुआ हाथ इस बुरी तरह से तड़पा जैसे बेहोश होने के बावजूद शदीद अजियत हुई हो। अब जल्दी उसी कनपट्टी पर एक रग उभर आएगी। कैप्टन शील ने कहा तो उन सबने इस बात में सर हिला दिया। हाफ एक बार फिर तड़पा। कैप्टन शील ने एक बार फिर उसकी रग पर हुक्म मारा तो इस बार हाफ ना सिर्फ बुरी तरह से तड़पा बल्कि हलक के बल चीखता हुआ होश में आ गया। तुम्हारा नाम? जूलिया ने हाफ की तरफ देखते हुए इंतहाई सर्द लहजे में कहा। हाफ? क्या तुम हाफ एजेंसी के हो? हाँ, मैं हाफ एजेंसी का चीफ हूँ। बोलो कहाँ पर है वो फिल्म? वो फिल्म? हाफ ने लरसी हुई आवाज़ में कहा। उसी जिस्म पर यकला लर्जा तारी हो गया। हाँ, कहाँ पर है वो फिल्म? वो हाफ के मुंह से ऐसी ही आवाज़ निकली। उसके जिस्म की लर्जिश में तेजी से इजाफा होता जा रहा था। फिर अचानक हाफ की नाक और कानों से खून बह निकला। खून देखकर वो सब चौंक पड़े। इसे क्या हो रहा है? आओ अब, जूली ने तशवीश ज़दा लहजे में कहा। अब इसका जिंदा बचना नामुमकिन है। अचानक इमरान की आवाज़ सुनाई दी तो उन्होंने पलट कर देखा तो उन्हें इमरान स्टोर रूम से बाहर निकलता दिखाई दिया। उसका चेहरा देखकर वो सब बुरी तरह उछल पड़े। इमरान ने हाफ का मेकअप कर लिया था। उसके लिबास भी ऐसा पहन रखा था जैसे हाफ के जिस्म पर था। क्या मतलब? क्या ये मर जाएगा? हाँ, कैप्टन शील ने वेन को मुकम्मल तौर पर डैमेज कर दिया है जिससे इसके दिमाग में खून की तरसील बंद हो गई। ये सूरत हाल खतरनाक होती है। ये तो सचमुच मर गया, साला ने खून काटते हुए कहा। तो तुम क्या समझ रही हो ये मरने का ड्रामा कर रहा है?
इमरान ने कहा, नहीं मेरा कहने का मतलब था कि इसने माइक्रोफ़िल्म के बारे में कुछ बताया ही नहीं। कोई बात नहीं, पता चल जाएगा कि माइक्रोफ़िल्म कहाँ पर है। कैप्टन शील तुम्हारा कदकाठ जेरी जैसा है, इसे स्टोर रूम में ले जाओ और उसका लिबास उतार कर पहन लो, फिर मैं तुम पर जेरी का मेकअप कर दूँगा। इमरान ने कहा तो कैप्टन शील ने इस बात में सर हिला दिया। कर्नल गालिब अपने ऑफिस में बैठा था, उसके सामने खुली फाइल थी जिसका वो इंतहाई धमाके से मुताला कर रहा था कि फ़ोन की घंटी बजी थी। यस कर्नल गालिब बोल रहा हूँ, मेजर राजर बोल रहा हूँ। यस मेजर, क्यों फ़ोन किया है? सर राडार सेक्शन को एक हेलीकॉप्टर का काशर मिल रहा है जो टॉप फील्ड की तरफ आ रहा है। ओह हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया, थोड़ी देर पहले मुझे हाँ एजेंसी की चीफ आपकी कॉल आई थी, तो वो मुझसे कुछ ज़रूरी डिस्कस करने के लिए अपने हेलीकॉप्टर पर यहाँ आ रहा है। ओके सर, उसे लैंडिंग की इजाज़त दे देता हूँ, चीफ आपको लेकर आपके पास आ जाता हूँ। थोड़ी देर बाद हाफ मेजर राजर के साथ कर्नल गार्लिस के ऑफिस में दाखिल हुआ तो कर्नल गार्लिस उसके इस्तकबाल के लिए उठकर खड़ा हो गया। उसका हेलीकॉप्टर बेस कैम्प में लैंड कर चुका था और हाफ अब उसके सामने था। बैठो। मेजर राजर कर्नल गार्लिस ने एक तरफ मुदबाना अंदाज में कहा, यस सर, मेरे लिए और हाफ के लिए स्पेशल वाइन ले आओ जो मैंने कल रात तुमसे मंगवाई थी। यस सर। अच्छा वो बताओ जिसके लिए तुम आए थे? कर्नल गार्लिस ने कहा, इतनी भी क्या जल्दी है मेजर राजर को वाइन लाने दो, उसके जाने के बाद मैं तुम्हें इत्मीनान से बता दूंगा। थोड़ी देर बाद मेजर राजा शराब की एक बोतल और 2 ग्लास लेकर आ गया। उसने बोतल और ग्लास लाकर मेज़ पर रख दिए। तुम जाओ, जब तक मैं ना कहूँ किसी को अंदर ना आने देना। मुझे आपसे ज़रूरी डिस्कशन करनी है। ओके बॉस। पीने से पहले बताओगे या पीने के बाद? पहले सुन लोगे तो मुनासिब रहेगा, क्योंकि जो खबर मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनकर तुमने ऐसी 10 बोतलें भी चढ़ा रखी होंगी तो उनका नशा भी फ़ौरन उतर जाएगा। हाँ, आपने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मतलब? मतलब ये कि टाफील्ड इस वक्त खतरे में है। क्या? क्या मतलब? टाफील्ड खतरे में है, लेकिन कैसे और क्या खतरा है? कर्नल गालिस ने चौंकते हुए कहा, किसी भी वक्त यहाँ बड़ी तबाही आ सकती है और टाफील्ड का नामो निशान मिट सकता है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं जिस हेलीकॉप्टर में आया हूँ उसमें इंतहाई हसास असलहा मौजूद है जो किसी भी लम्हे ब्लास्ट हो सकता है। ऐसी सूरत में इस बेस कैंप का क्या असर होगा शायद तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये सब होगा कैसे? खुद ब खुद कैसे हो सकता है? नॉनसेंस। तो फिर तुम मुझे डरा क्यों रहे हो? अगर और डरना चाहते हो तो सुनो, मेरे साथ हेलीकॉप्टर में 5 अफराद और भी आए हैं और वो सब हेलीकॉप्टर के अंदर ही मौजूद हैं जो मेरे हुक्म से वो तमाम असलहा यहाँ ब्लास्ट कर सकते हैं। कौन है वो अफराद? कर्नल गालिब ने उलझे हुए लहजे में कहा, पाकिस्तानी एजेंट। हाँ, आपने कहा पाकिस्तानी एजेंट, क्या मतलब? वो मेरे साथ ही हैं और जहाँ मैं जाऊँगा जाहिर है वो मेरे साथ ही होंगे। इस बार आपने बदली हुई आवाज़ में कहा और उसकी आवाज़ सुनकर कर्नल गालिब से एक बार फिर उछल पड़ा। क्या तु, तुम कौन हो? तुम्हारी आवाज़ वही जैसे तुमने डॉक्टर जरा रिजी के फार्मूलों की नकली माइक्रोफिल्म देकर $40 लाख के चेक लिए थे। हार ने कहा तो कर्नल गालिब का रंग यकलख सफ़ेद हो गया। तुम उसने बुरी तरह से हकलाते हुए कहा, हाँ मैं अली इमरान हूँ, अली इमरान MACDSC आक्सन। हाफ ने कहा तो कर्नल गालिब एक झटके से खड़ा हो गया। वो आंखें फाड़ कर सामने बैठे हुए इमरान को देख रहा था, जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो कि हाफ के चेहरे के पीछे अली इमरान का चेहरा हो सकता है। तुम यहाँ कैसे पहुँच गए और हाफ, उसका क्या हुआ? वो अपने अंजाम को पहुँच गया है। उसके बाद ही मैं उसका मेकअप करके यहाँ आया हूँ। मैं इसकी दराज से गन निकालने की हमाकत ना करना कर्नल गालिस। ये देखो मेरे हाथ में एक चार्जर है। ओह, तो तुम टाप फील्ड को तबाह करने आए हो? तुम चाहो तो ये तबाही रुक सकती है। कैसे? जल्दी बताओ, कैसे रुक सकती है ये तबाही? कर्नल गालिस ने कहा, SSR से मुझे डॉक्टर जरार रिजी के फार्मूलों की असली फिल्म निकाल कर दे दो तो मैं उसे लेकर यहाँ खामोशी से चला जाऊँगा। लेकिन वो माइक्रोफिल्म यहाँ नहीं है तो कहाँ पर है? वो फिल्म नाइट वॉच लिबर्टी में पहुंच चुकी है डॉक्टर नेल्सन के पास। झूठ मत बोलो, मेरी इतलात के मुताबिक अभी नाइट वॉच लिबर्टी में इन प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू नहीं हुआ। इमरान ने कहा, यह दुरुस्त है कि उन प्रोजेक्ट्स पर अभी काम शुरू नहीं किया गया, लेकिन हाँ, आपने तुम्हारे डर से हिफ्ज़ मात कदम के तौर पर फिल्म डॉक्टर नेल्सन की इजाज़तनामे और कोर्ट्स के जरिए मुझसे SSR से निकलवा ली थी और उसे ले जाकर डॉक्टर नेल्सन को दे दी थी। कर्नल गाली से कहा तो इमरान ने होंठ भींच लिए। डॉक्टर से फ़ोन पर बात करो और मुझे इस बात की तस्दीक कराओ कि फ़िल्म उसके पास महफूज है। अगर तुम्हारी बात सच निकली तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, दूसरी सूरत में तुम्हारा अंजाम बेहद भयानक होगा। ठीक है, मैं तस्दीक कराता हूँ। लाउडर ऑन कर इमरान ने कहा तो कर्नल गालिब ने फ़ौरन फ़ोन का लाउडर ऑन किया। वो इमरान को देखा हकीकतन इंतहाई खौफजदा हो गया था। इसके लिए ये बात भी सुहाने रूह बनी हुई थी कि उसने नादानिसगी में इमरान उसके साथियों को हेलीकॉप्टर समेत टाफिल में आने की इजाज़त दी थी। इस हेलीकॉप्टर में हसास असलहा था जिसका चार्जर इमरान के हाथ में था और कर्नल गालिब जानता था कि बाकी एजेंट इंतहाई सरफरोश वाक़ हुए हैं जो अपनी मिशन के लिए जान की बाजी लगा देने से भी दरीग नहीं करते। नाइट वॉच लिबर्टी रब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। कर्नल गालिस बोल रहा हूँ, टाफील्ड से डॉक्टर नेल्सन से बात कराओ। होल्ड करें। यस डॉक्टर नेल्सन स्पीकिंग। कर्नल गालिस बोल रहा हूँ जनाब। हाँ बोलो, क्यों फ़ोन किया? मसरूफियत की वजह से मैं आपसे पूछना भूल गया कि हाफ एजेंसी की चीफ ने आपसे इजाज़तनामे और कोर्ट के जरिए SSR से डॉक्टर जरार रिजी की जो फिल्म माइक्रोफिल्म मंगवाई थी वो उसने आपके पास बहिफाजत पहुँचाई है या नहीं? बड़ी जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें? डॉक्टर नेल्सन ने तंजिया लहजे में कहा, सॉरी सर, मैंने आपको बताया ना कि चंद ज़रूरी कामों में मसरूफियत की वजह से मैं आपको कॉल नहीं कर सका। कर्नल गाली से शर्मिंदा लहजे में कहा, बहरहाल फिल्म पहुंच गई है। डॉक्टर नेल्सन ने इसी तरह सख्त लहजे में कहा और साथ ही राब्ता मुनक़ता हो गया। ये क्या? फ़ोन क्यों बंद हो गया?
इमरान ने चौंक कर कहा, डॉक्टर ऐसे ही तलख मिजाज और गुस्सीली तबीयत के इंसान है, वो किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते। 1 मिनट दोबारा नंबर मिलाओ, इमरान ने कहा, लेकिन 1 मिनट नंबर दोबारा मिलाओ, इमरान ने कहा, लेकिन कर्नल गालिब ने परेशानी के आलम में कहा, जो कह रहा हूँ वही करो। उसे नंबर प्रेस करते देखकर इमरान उठा और मेसी पीछे से घूमता हुआ कर्नल गालिब से करीब आ गया। इससे पहले कि कर्नल गालिब कुछ समझता, इमरान ने उसके करीब आते ही मशीन पिस्टल का दस्ता पूरी कुव्वत से उसकी कनपट्टी पर मार दिया। कर्नल गालिब से अलग से चीख निकली और उसके हाथ से रिसीवर निकल गया। कर्नल गालिब ने हाथ मारकर इमरान को पकड़ना चाहा, लेकिन दूसरी जर्ब में से दुनिया माफिया से बेगाना कर दी। उसका सर मेज से जा टकराया। नाइट वॉच लेबॉर्ट्री, कर्नल गालिब बोल रहा हूँ, डॉक्टर नेल्सन से कहो मुझे उससे इमरजेंसी बात करनी है। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। यस डॉक्टर नेल्सन बोल रहा हूँ, तुमने दोबारा फ़ोन क्यों किया और क्या इमरजेंसी है? आपने मेरी पूरी बात सुने बगैर ही फ़ोन बंद कर दिया था जनाब। मुझे आपको माइक्रोफिल्म के हवाले से एक अहम बात बतानी थी। बोलो क्या बताना है? आपने उस फिल्म को चेक किया था? क्यों, ये तुम क्यों पूछ रहे हो? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने आपको एसएसआर से जो माइक्रोफिल्म निकाल कर दी थी, वो डॉक्टर जरार रिजी की फार्मूलों वाली फिल्म नहीं थी। क्या क्या ये तुम क्या कह रहे हो कर्नल गालिब? क्या तुम होश में हो? सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। एसएसआर की जिस सेफ में मैंने डॉक्टर जरार रिजवी की फिल्म रखी थी, वहाँ एक और माइक्रोफिल्म भी मौजूद थी। इमरान ने कर्नल गालिब की आवाज़ में इंतहाई शर्मिंदा लहजे में कहा, तो दूसरी तरफ खामोशी छा गई। ऐसा क्यों हुआ था कि आपने फिल्म चेक नहीं की और आपको किसने हथियार दिया कि वो दो एक जैसी माइक्रोफिल्म एक ही सेफ में रखें? एसएसआर में इतनी गुंजाइश है कि हज़ारों फार्मूले और हर किस्म की डॉक्यूमेंट्स अलग अलग सेफ में रखे जा सकते हैं। डॉक्टर नेल्सन ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। सॉरी जनाब, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ, इमरान ने कहा। यह आपकी गलती नहीं, इंतहा गैर जिम्मेदारी है कर्नल गार्लिस। आपका ये गैर जिम्मेदाराना रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी से बात करूंगा। डॉक्टर नेल्सन ने उसी तरह गुस्सीले में कहा। सॉरी सर, मैं वाकई शर्मिंदा हूँ, इमरान ने लरसती हुई आवाज़ में कहा। क्या दूसरी फिल्म एसएसआर के सेफ में मौजूद है? डॉक्टर नेल्सन ने कहा। यस सर, वो मेरे पास महफूज है। आपको इस बात तक कैसे पता चला कि सेफ से जो फिल्म निकाल कर भेजी गई है वो फिल्म फार्मूलों वाली नहीं है? मैंने कंप्यूटर चेकिंग की थी जनाब। कंप्यूटर रिकॉर्ड के मुताबिक वो फिल्म अभी तक सेफ में महफूज है जिससे आपको भिजवाया जाना था, इमरान ने कहा। मुझे इस सिलसिले में आपसे बात करनी पड़ेगी। अगर आपने मुझे गलती से दूसरी फिल्म भिजवाई थी तो इसके बारे में आपको क्यों पता नहीं चला कि ये वो फिल्म नहीं है? हाँ, आप मेरे सामने बैठे हैं जनाब, आप उनसे बात कर लें। हाँ, आप तुम्हारे पास बैठा है, क्या मतलब वो यहाँ क्या कर रहा है? डॉक्टर नेल्सन ने चौंकती हुई आवाज़ में कहा। मैंने उसे इसी सिलसिले में बात करने के लिए बुलाया था, मेरी बात कराओ। डॉक्टर नेल्सन ने कहा। यस सर। हेलो सर, हाँ बोल रहा हूँ, इमरान ने इस बार हाँ की आवाज़ में कहा। यस कर्नल, ये कर्नल गालिब क्या कह रहा है? उसने मुझे जो फिल्म भिजवाई है, क्या वो डॉक्टर जरार रिजवी के फार्मूलों वाली फिल्म नहीं है? सॉरी जनाब, मैं कर्नल गालिब के एतमाद पर देखे बगैर फिल्म आपके पास ले आया। कर्नल गालिब ने अब मुझे कॉल की तो मैं उससे मालूमात हासिल करने आया हूँ। क्या उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? ये सब क्या हो रहा है? आप तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो कि बगैर चेकिंग के मुझे कुछ भी थमा जाओ? डॉक्टर नेल्सन ने कहा। इसके पास उसके लहजे में शदीद गुस्से का आंसर था। बाकी शाही एजेंटों का मुझ पर दबाव था जनाब। मैंने उनसे बचाने के लिए ही आप फिल्म आपके स्पुर्द की थी, ताकि वो अगर यहाँ आए तो सिवाय नाकामी के उनके हाथ कुछ ना आए। इमरान ने हाँ की आवाज़ में कहा। हाँ, अगर वो फिल्म एसएसआर में महफूज है तो ठीक है, पड़ा रहने दो उसे वहीं। मुझे जब उसकी ज़रूरत होगी तो मैं खुद ही मंगवा लूँगा। डॉक्टर नेल्सन ने कहा। नहीं सर, यहाँ फिल्म इंतहा गैर महफूज है। मुझे इतला मिली है कि यहाँ बाकी शाही एजेंटों के कई ग्रुप्स काम कर रहे हैं और उन सबकी प्लानिंग टॉप फिल्म पर हमला करने की है। तो अब तुम क्या चाहते हो? डॉक्टर नेल्सन ने कहा। एसएसआर आपकी इजाज़तनामे और आपके स्पेशल कोर्ट से ही खुल सकता है जनाब। इसके लिए या तो आप यहाँ आ जाएं ताकि कर्नल गालिब साहब के सामने फिल्म निकाल कर आपके हवाले कर दे, या फिर मैं आपके पास लेबॉर्ट्री में आ जाता हूँ। आप मुझे इजाज़तनामा और कोर्ट दे दें ताकि मैं यहाँ से फिल्म निकाल सकूँ और लाकर आपकी स्पुर्द कर सकूँ। मेरा आना नामुमकिन है, मैं यहाँ ज़रूरी काम में मसरूफ़ हूँ, डॉक्टर नेल्सन ने कहा। तो फिर मैं आ जाता हूँ जनाब, ये काम जितनी जल्दी हो जाए हमारे लिए उतना ही बेहतर है, इमरान ने कहा। ठीक है, तुम कर्नल गालिब के साथ आ जाओ, मैं तुम्हें इजाज़तनामा और कोर्ट्स दे दूँगा, डॉक्टर नेल्सन ने कहा। फिर उसने मज़ीद बात किए बगैर राब्ता ख़त्म कर दिया। इमरान एक तवील सांस लिया और वो कर्नल गालिब की तरफ देखने लगा जिसका सर मेज से टिका हुआ था और वो बेहोश था। उसी लम्हे एक बार फिर फ़ोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने मुस्कुराते हुए रिसीवर उठा लिया। वो समझ गया कि ये फ़ोन नाइट वॉच लेबॉर्ट्री से डॉक्टर नेल्सन ने तस्दीक के लिए किया है। कर्नल गालिब बोल रहा, इमरान ने कर्नल गालिब की आवाज़ में कहा। मेरी हाफ से बात कराओ। ये सर, हाँ बोल रहा हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया कि तुम इटलास जजीरे के सबवे की तरफ से आना, मैं क्रोटिक टापू पर एक लॉन्च भिजवा दूंगा। ये सर ठीक है, जैसा आप कहें। लगता है डॉक्टर नेल्सन को मेरी किसी बात पर शक हो गया है, इमरान ने कहा। उसने जानबूझकर क्रोटिक टापू का नाम लिया। मैंने यहाँ का नक्शा देखा है, इस नक्शे के मुताबिक क्रोटिक टापू वाल्डेस जजीरे से उसी बहरी मील के फासले पर है। इसलिए वो स्टार एजेंसी के कर्नल जॉनसन को वहाँ भेज रहा है ताकि वो इस बात का इत्मीनान कर सके कि वाकई इसके पास आने वाला हाफ और कर्नल गार्लिस हैं या नहीं।
इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन डॉक्टर नेल्सन को मेरी किस बात पर शक हो सकता है? इमरान ने कहा। चंद लम्हे वो सोचता रहा, फिर उसने सर झटक दिया। ठीक है, एक बार मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा तो फिर जो होगा देखा जाएगा। इमरान ने उसके बाद कर्नल गालिब की नाक और दूसरा हाथ उसके मुंह पर रख दिया। जैसे ही कर्नल गालिब का दम घुटा, उसी जिस्म में हरकत पैदा हुई। जैसे हो, जिस हालत में हो वैसे ही पड़े रहो, इमरान ने गराहट भरे लहजे में कहा। तो कर्नल गालिब के असाब यकलह ढीले पड़ते चले गए। पलकें झिपकाए बगैर मेरी आंखों में देखो। तुम्हारा नाम क्या है? मैं कर्नल गालिब हूँ। कर्नल गालिब ने कहा। उसके मुंह से ऐसी आवाज़ निकली जैसे वो किसी अंधे कुएं से बोल रहा हो। अब मैं तुमसे जो बातें करूंगा, ये बातें तुम अपने दिमाग में बिठा लेना। इमरान ने कर्नल गालिब को अपनी ट्रांस में लेने के बाद कहा, मैं तुम्हारी हर बात पर अमल करूंगा। कर्नल गालिब से इसी अंदाज में कहा तो इमरान उसकी आंखों में झांकते हुए से हिदायत देने लगा। क्या तुमने मेरी सारी बातें समझ ली हैं? इमरान ने आखिर में कहा। हाँ, मैंने सारी बातें समझ ली हैं। कर्नल गालिब से जवाब दिया। मैं एक मरतबा फिर दोहरा दूँ, तुम्हें मेरी बताई हुई तमाम बातों पर अमल करना है। किसी भी मरहले पर तुम्हारी लहजे और अंदाज में लग्जिश नहीं आनी चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारी हर बात पर अमल करूंगा और मेरे लहजे और अंदाज में किसी भी मरहले पर कोई लग्जिश नहीं आएगी। कर्नल गालिब ने हवाबीदा लहजे में कहा, जो आप गुर्जो, अब तुम गहरी नींद सो जाओगे। जब मैं तुम्हें जगाने के लिए आवाज़ दूंगा तो तुम मेरी आवाज़ सुनकर फ़ौरन जाग जाओगे। ठीक है, कर्नल गालिब ने जवाब दिया। कर्नल गालिब को नींद में जाते देखकर इमरान ने आवाज़ ट्रांसमीटर ऑन कर अपने साथियों को कॉल देने लगा, जो बदस्तूर गनशिप हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। गनशिप हेलीकॉप्टर उन्होंने हाफ एजेंसी के हेडक्वार्टर से हासिल किया था। इमरान ने हाफ का मेकअप करके उसकी जगह हासिल कर ली। ब्लैक रूम से निकलकर इमरान हाफ के ऑफिस में पहुंच गया। फिर उसने तमाम साथियों को वहीं बुला लिया। जो हेडक्वार्टर के ऑपरेटिंग रूम में एक ही आदमी था जो किसी रेस से उनकी मेकअप चेक कर सकता था, लेकिन इमरान ने उसकी बात मुकम्मल की तसल्ली कर ली कि ब्लू कैम रेस सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल में लाई जाती हैं जब बाहर से कोई हेडक्वार्टर में आता है। हेडक्वार्टर के अंदर ब्लू कैम रेज इस्तेमाल नहीं की जाती थी, इसलिए इमरान और उसके साथी मेकअप में आसानी से हेडक्वार्टर के अंदर घूम फिर सकते थे। इमरान ने ऑपरेटिंग रूम में सासको को किसी बहाने से बाहर निकाल दिया। फिर उसने ऑपरेटिंग मशीनों में अपने मतलब की सेटिंग कर दी। इमरान ने वाच ट्रांसमीटर पर जूलिया को हिदायत दी। फिर उसने वाच ट्रांसमीटर बंद कर दिया। कुछ देर तक वो कर्नल गालिब के ऑफिस की तलाशी लेता रहा, लेकिन उसे वहां से कोई काम चीज़ की ना मिली। तो वो एक बार फिर कर्नल गालिब के सर पर आ खड़ा हुआ। उसने सामने पड़ी हुई बोतल उठाकर कुछ फासले पर पड़े हुए पौधों के गमले में उंडेली और फिर बोतल लेकर लाकर कर्नल गालिब के सामने रख दी। कर्नल गालिब, अब तुम नींद से जाग सकते हो। कर्नल गालिब के जिस्म को एक झटका लगा। उसने यकलहत आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही वो सीधा होकर उठ बैठा और हैरत भरी नज़रों से इधर उधर देखने लगा। ये मुझे क्या हुआ था? कुछ नहीं, शराब ज़्यादा पीने से तुम्हें नशा हो गया था, इसलिए तुम आउट हो गए थे। हैरत है, मैं तो 4 बोतलें पीने के बावजूद आउट नहीं होता, फिर इस बोतल की आधी शराब ने मुझे आउट कर दिया कैसे? हो जाता है कभी कभी। बहरहाल अब चलो, हमें नाइट पार्टी जाना है। हाँ ठीक है, चलो, मैं मेजर राजर को यहाँ का चार्ज दे देता हूँ, फिर चलते हैं। कर्नल गालिब ने फ़ोन करके मेजर राजर को अंदर बुलाया। मैं एक ज़रूरी काम से हाप के साथ बाहर जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद तुम यहाँ के इंचार्ज हो और मेरा हेलीकॉप्टर तैयार कराओ। हाप और उसके साथ ही बाहर जाएंगे। हमारी वापसी तक उनका हेलीकॉप्टर यहीं खड़ा रहेगा। यस सर, मैं अभी आपका हेलीकॉप्टर तैयार करा देता हूँ, मेजर राजर ने कहा। ठीक है, हेलीकॉप्टर तैयार है। कर्नल गालिब से इमरान से कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया और उठकर खड़ा हो गया। उसके उठते ही कर्नल गालिब भी उठकर खड़ा हुआ। फिर वो दोनों एक दूसरे के आगे पीछे चलते हुए ऑफिस से बाहर निकल आए। थोड़ी ही देर में वो एक तेज़ रफ्तार और जदीद हेलीकॉप्टर में सवार हो रहे थे। इमरान कर्नल इमरान ने कर्नल गालिब को हिदायत दी थी कि वो पायलट को साथ ना ले जाए। हेलीकॉप्टर वो खुद उड़ाएगा। उन सबके हेलीकॉप्टर में सवार होते ही इमरान ने हेलीकॉप्टर स्टार्ट किया। हेलीकॉप्टर के पर आहिस्ता आहिस्ता गर्दिश करने लगे। फिर परों की घूमने की रफ्तार तेज़ होने लगी। कुछ ही देर में इमरान ने हेलीकॉप्टर का आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाना शुरू कर दिया। हमने रोटिक टापू जाना, उसका रास्ता तुम बताओगे। इमरान ने कर्नल गालिब से मुहातिब होकर कहा तो कर्नल गालिब ने इस बात में सर हिला दिया